वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान, समवन दैट वी बीन टॉकिंग टू फॉर अ व्हाइल नाउ। ही इज ओरिजिनली फ्रॉम लोधरा, ही इज करंटली बेस्ड इन लाहौर। इन्होंने रिसेंटली एक बहुत बड़ी और बहुत अमेजिंग एक कॉन्फ्रेंस भी करवाई, पाकिस्तान फर्स्ट टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस इन बहावलपुर। आई वाज सपोज्ड टू अटेंड दैट, अनफॉर्चुनेटली I couldn't at the last moment. I fell sick and I couldn't go. But जो मैंने तस्वीरें देखी, जो मैंने उसके बाद all of the feedback that I've heard, I really regret not being able to go. But Umair Majid Rana is with us today. He is the founder of Datex AI, which is a software house that works on product development and some AI as well. उसमें वो थोड़ा सा वो आपका एक था। उमैर भाई, thank you so much for being part of the show. थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल भाई फॉर इनवाइटिंग। और जैसे आपने कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया तो वी रियली मिस्ड यू देयर एज वेल, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव लॉट ऑफ फैंस, बल्कि मेरी अपनी फैंसी हैं, शी इज़ द बिगेस्ट फैंस ऑफ योर्स। सो बड़ी एक्साइटेड थी, बट स्टिल इंशाल्लाह विल बी डूइंग नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह 100%। थोड़ा सा मैं स्टार्ट करूँगा कॉन्वर्सेशन जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। उमैर भाई, आप लोधरा में आई बिलीव यू ग्रू अप, व्हाट वाज दैट लाइक? आई हैव नेवर हैड द प्लेजर ऑफ टॉकिंग टू समवन फ्रॉम लोधरा। सो आई थिंक एक बड़ा अच्छा, आई थिंक फ्रॉम माई चाइल्डहुड मैं बड़ा लकी रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरी जो बाकी सारी फैमिली थी उन्होंने एक डिफरेंट स्कूल में स्टार्ट लिया था, जो स्कूल अल्पाइन स्कूल था, बट मुझे स्टार्ट से मेरे फादर ने लोधरा पब्लिक स्कूल में करवाया। तो अगर आपने इधर के मतलब प्रोविजन स्कूल्स देखे हों, जैसे DPS है, पब्लिक स्कूल्स, और तो वो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती थी, उसके अंदर एक पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। तो इसी तरह लोधरा पब्लिक स्कूल जो है वो एक वन ऑफ द बिगेस्ट जो स्कूल था ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, उसमें मुझे एडमिशन स्कूल शुरू से गवर्नमेंट का या ये इट वाज अ सेमी गवर्नमेंट, DC ऑपरेट करते थे उनको। तो उसके थ्रू फिर मुझे मतलब प्रेप से जो है या नर्सरी से आप कह लें कि उस टाइम पे उस स्कूल में करवा दिया। तो उसके एडवांटेजेस क्या हुए कि एक तो इतनी बड़ा वो इंफ्रास्ट्रक्चर कि अभी तो आप अगर प्राइवेट स्कूल्स देखते हैं वो जैसे घरों में, तो वो उस तरह का नहीं था। वो प्रॉपर उसमें ग्राउंड्स थे क्रिकेट के, फुटबॉल के, और बिल्डिंग वाइज बड़ा अच्छा था। तो स्टार्ट से मैंने उस स्कूल से स्टार्ट लिया। उसके बाद ऐसे ही मतलब उस स्कूल के अंदर जब मैं 8th क्लास तक उधर पढ़ा, तो उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ें कुछ थी जो उस टाइम पे शायद हमें फील नहीं होती थी, कि हमें उस टाइम पे ना एक सर आए फॉर एग्जाम्पल 6th में, तो वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पे हमसे परफॉर्मेंसेस करवाते थे। ठीक है, वो उस टाइम तो हमें लगता था ये पता नहीं क्या है, बट वो ऐसी कॉन्फिडेंस बिल्ड उसमें होता। दूसरा ये कि उसमें एक पूरा मैकेनिज्म था, क्योंकि ग्राउंड्स थे तो हम क्रिकेट मैचेस आपस में जो है डिफरेंट क्लासेस खेलती थी। तो उसमें एप्लीकेशन पूरी देनी होती थी कि जी हम 9th और 10th का मैच हो रहा है, तो 8th क्लास को भी साथ छुट्टी दें कि वो स्पेक्टेटर्स बनेंगे, वो तालियां बजाएंगे हमारे लिए, मैच को देखेंगे। तो वो एक इट वाज वेरी कि उस टाइम पे नहीं फील होती थी चीज़ें। लेकिन अब जब मैं उसको बैक ट्रैक करता हूँ तो आई थिंक ये ब्लेसिंग थी अल्लाह पाक की तरफ से कि वो सारी चीज़ें जब हुई। फिर एक और जो चीज़ हमारे लिए अच्छी रही कि आई ऑलवेज लिव्ड इन जॉइंट फैमिली। तो हम उधर सारी तकरीबन हमारे जो फादर वगैरह 4 भाई हैं, तो हम सब इकट्ठे रहे सारी ज़िंदगी, जितने हम तकरीबन को 30+ कजन्स हैं, तो हम सब इकट्ठे रहे। ठीक है, तो उसमें फिर एक वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टर हुआ। उसके अलावा लोधरा पब्लिक के अंदर बड़े अच्छे थे कि एनुअल फंक्शंस होते थे, उसमें मैं हमेशा कोई ना कोई मॉडलिंग कर रहा होता था या कभी कोई स्पीच कर रहा होता था, और ये फैमिली की तरफ से चीज़ें मिली। तो स्कूलिंग, अर्ली स्कूलिंग तो उधर तक गई। फिर 8th में मैंने क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा वो स्कूल था उसका थोड़ा सा डाउनफॉल आना ऐसे शुरू हुआ कि उसमें एजुकेशनल जो है, और उस टाइम पे प्राइवेट स्कूलिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा शुरू हुई। तो जब प्राइवेट स्कूलिंग शुरू हुई तो हमारे जो लोधरा पब्लिक स्कूल जो मेजर स्कूल था उसके टीचर्स ने भी या अपने स्कूल्स बना लिए या वो उधर से निकल गए। तो उसके पास बिल्डिंग रह गई, लेकिन उसके पास जो है ना वो क्वालिटी टीचर्स नहीं रहे। तो फिर 8th में आगे फिर मुझे फिर शिफ्ट करना पड़ा एक और स्कूल में, विच इज़ पिंस। सो पिंस वॉज, आप कह लें कि वो एक स्कूल घर में ही बना था, लेकिन जो उसके प्रिंसिपल थे ही वॉज वेरी पैशनेट। ठीक है, उन्होंने क्योंकि खुद वो इसी बैकग्राउंड से आए थे, तो उनका जो मिशन था कि कुछ करना है एरिया के अंदर, कुछ बेहतर करना है। तो 9th में मैं उधर गया, 9th और 10th मैंने उधर से की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े अच्छे उसमें मार्क्स सिक्योर किए, मोर देन 90%। लेकिन उसमें बड़ी मार भी खाई। उस टाइम तो बड़ा बुरा लगता था कि जी मुर्गे बन के जो है ना मार भी खा रहे होते थे। बट आई थिंक वो भी अब फील होता है कि वो भी ब्लेसिंग्स थी, क्योंकि एक टीचर का पेन लेना ना, आई थिंक इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है आपके लिए, कि अगर आपका टीचर आपके लिए पेन ले और इस बात पे कि यार आप पढ़ जाएं। क्योंकि उसको तो फीस अगर देखें, अभी आजकल जो हमारी जो डाउनफॉल आ रहा है वो यही हो रहा है कि लोग ट्रेनिंग्स सेल भी कर रहे हैं, स्कूलिंग भी है, लेकिन वो पैसे के लिए बन गई है। ठीक है, तो आई थिंक वो भी एक बड़ा अच्छा एक स्टेप रहा कि जिसमें उस तरह से पढ़ा। फिर उसके बाद मेरे फादर का शौक था कि मैं GC लाहौर आऊँ, तो मैं फिर FSC में ICS के लिए GC लाहौर आया। इधर मैं तकरीबन 2-3 महीने रुका, लेकिन मुझे इधर दिल नहीं लगा। ठीक है, तो क्योंकि इधर होता ये था कि इधर एक कंसेप्ट था, उधर हमने पढ़ा था मार से, तो इधर आके ज़रा एक डिफरेंट माइंडसेट था कि टीचर आते थे, अपन लेक्चर दिया, उसके बाद चले गए। तो पहले तो क्योंकि एक नया इन्वायरमेंट था हॉस्टल में रहना, फिर उसके बाद ये कि अकेडमीज़ ही जाएँ, तो फिर मैंने सोचा 1-2 महीने। उसके बाद ये था कि मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो रहते थे इधर साथ ही, बिल्कुल बैक पे है कई,
तो कई के बॉयज़ हॉस्टल में। अब वो थोड़े बड़े थे तो वो उनके पास जब जाना तो वो कभी मूवीज़ देख रहे हैं, कभी वो बाहर जा रहे हैं। मैंने 1-2 महीने सोचा कि यार, फिर मैंने घर बात की, मैंने कहा अगर दिल लगाना है तो मसला नहीं है, ठीक है। वो मैं उनके पास जाता हूँ, मूवीज़ देखता हूँ, वो बाइक पे जो है वो कभी हाल रोड जा रहे हैं, कभी कहीं और जा रहे हैं, मतलब इट्स अ गुड लाइफ, ठीक है, और आज़ादी है, और इससे अच्छा तो कुछ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपना कैरियर नहीं बना सकूँगा, ठीक है। तो फिर घर वाले थोड़ा हुए भी, नाराज़ भी हुए, लेकिन फिर मैंने उनसे वादे किए कि मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें, बड़े मैसेजेस हैं। तो बड़ी मेरी सिस्टर्स मुझे टॉन्ट करती हैं बड़ी, कि मैंने उनमें कहा कि मैं आपके ना हर तरह के काम किया करूँगा, मैं आपको बाजार लेके जाऊँगा, और वो इट वॉज चाइल्ड, मतलब फर्स्ट ईयर का बच्चे को क्या पता। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। फिर फादर से मैंने कहा बेशक आप मुझे प्री मेडिकल करा दें, जो भी करा दें, बस मुझे इधर से बुला लें। तो खैर इवेंचुअली उन्होंने मुझे वापस बुलाया, फिर मैंने दोबारा उधर से एफएससी की। एफएससी के बाद, एफएससी में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे मार्क्स सिक्योर किए। उसके बाद मेरा फास्ट लाहौर में एडमिशन हुआ। आपने फास्ट लाहौर में कॉन्शियसली डिसीजन लिया था कि मैंने फास्ट लाहौर जाना है? हाँ, मैंने बेसिकली मेरा नस्ट और फास्ट, मैंने 2 जगह ही उस तरह से अप्लाई किया था। नस्ट में अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं उस टाइम पे बना सका मेरिट, लेकिन फास्ट के अंदर भी, और इसमें भी एक बड़ी एपिसोड है कि फास्ट के अंदर जब मैंने लिया तो मैंने प्रेफरेंस दी थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को। उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि चूँकि जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ उधर बड़ा हमें होता है कि यार इंजीनियर नाम के साथ लगना चाहिए, और तो मुझे नया नया पता लगा था कंप्यूटर साइंस इज़ अ नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम। तो मैंने कहा यार ये मतलब नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है तो इंजीनियरिंग होनी चाहिए। अच्छा, मैं रमज़ान में ना तरावी पढ़ के वापस घर आया, तो घर आया तो मैंने रिज़ल्ट देखा तो फास्ट में एडमिशन हुआ पहली मेरिट लिस्ट में ही। तो मैं खुशी खुशी जो है वो छलांगे लगा रहा हूँ कि यार एडमिशन हो गया। मैंने भाई को कॉल की, उनकी उन दिनों ही डिग्री कंप्लीट हुई थी और उन्होंने इब्रिक्स में जॉब स्टार्ट की थी। तो उन्होंने कहा क्या मतलब कि तुम्हारा कंप्यूटर साइंस में क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा मैंने प्रेफरेंस ही नहीं दी कंप्यूटर साइंस को। तो उसने कहा यार ये क्या बात है कि तुमने कंप्यूटर साइंस को प्रेफरेंस नहीं दी और तुम इलेक्ट्रिकल में जा रहे हो, और मतलब काफ़ी नाराज़ हुआ। तो मैंने कहा यार तुमने खुद अपने नाम के साथ तो इंजीनियरिंग लगवा ली है, क्योंकि ही इज़ टेलीकॉम इंजीनियर। तो मैंने कहा यार खुद लगवा ली और मेरी दफ़ा में तुम कहते हो भी भाई जो है वो इंजीनियर ना बने। तो उसने कहा यार अब जो भी है तुमसे ना मैं 4 साल बाद बात करूँगा और मैं तुम्हारा ना कंप्यूटर साइंस में कराऊँगा। तो खैर वो अगले दिन यूनिवर्सिटी गए, यूनिवर्सिटी से उन्होंने बात की कि इसका कंप्यूटर साइंस में क्यों नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि कोई इशू नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल का, आप खैर CS का मेरिट फास्ट में ज़्यादा है, लेकिन उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल का ज़्यादा होता था। तो उन्होंने कोई इशू ही नहीं है, आपने अगर उसको CS में करवाना है तो ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो उससे फिर उन्होंने मेरा एडमिशन जो है वो कंप्यूटर साइंस में करवाया, और उसके बाद फिर कंप्यूटर साइंस की डिग्री, फिर उसके अंदर भी विद इन डिग्री भी जो मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था उसमें मैंने पहले चूज़ की थी एक टास्क रैबिट के नाम से एक ऐप है US के अंदर। वो बेसिकली यही कि असेंबलिंग के लिए आपने कोई बंदा घर बुलाना है, कुछ भी करना है तो आप उसको पोस्ट करें। It's like Uber for tasks essentially. हाँ, सॉर्ट ऑफ दैट। तो जब मैंने भाई से शेयर किया तो उसने कहा यार ये क्या करने लगे हो, मतलब ये जस्ट अ सिंपल डाटाबेस है, आपके 2-4 क्यूरीज लगा कर तुम कहते हो मैंने। तो फिर उसने मुझे कहा कि नहीं, यू हैव टू डू एन AI ML इंजन। अच्छा, अब उसमें क्या आइडिया, फिर उन्होंने साथ हम बैठे तो फिर इट वाज सर्च थ्रू इमेज। सो बेसिकली इट वाज सर्च थ्रू इमेज फॉर ई-कॉमर्स, कि अगर मुझे कोई सूट आपको पसंद आ रहा है कोई फीमेल्स का, मैं उसकी तस्वीर बनाऊँ, और खाड़ी पे है, शिनायर पे है, अभी उस तरह का बल्कि स्टार्टअप आजकल में मैं देख रहा हूँ कि एक लॉन्च भी होने लगा। तो वो अब मैंने 2017 में मतलब उसको थ्रू डीप लर्निंग उसको मैंने फिर अचीव किया, और ये एक रहा कह लें कि एक जर्नी फ्रॉम स्टार्ट टिल द ग्रेजुएशन। इंटरेस्टिंग। मुझे ये बताइएगा पहला तो कि लोधरा कैसा है? इज़ इट अ सिटी और इज़ इट लाइक अ स्मॉलर टाउन? लोधरा इज़ अ सिटी, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट है और नॉट दैट बिग, मतलब अभी उस तरह की मतलब कह लें कि कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, और उस तरह से तो कोई बहुत ख़ास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। छोटा शहर है, पीसफुल सिटी है, लेकिन कोई आप कह लें कि बट देयर लॉट ऑफ पीपल, अगर इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट आतिफ अवान, ही इज़ फ्रॉम लोधरा एज वेल। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा नाम किया है। IG पंजाब जो अब आजकल हैं, राव सरदार इज़ ऑल्सो फ्रॉम लोधरा। जहांगीर तरीन इज़ ऑल्सो फ्रॉम लोधरा। तो देयर आर पीपल हु आर फ्रॉम देयर हु आर ट्राइंग टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। उससे पहले क्योंकि हमारे जिस भी आप ऐसे एरिया को देखें जो अंडर प्रिविलेज है, उसमें थोड़ा पॉलिटिकल ज़रा डिफरेंट तरह के माइंडसेट्स होते हैं, लेकिन अब चूँकि वो भी चेंज हो रहे हैं और लोग उस तरह के आ रहे हैं जो इंपावर कर रहे हैं रीजन को। तो आई थिंक नेक्स्ट उसमें देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द एरिया। लोधरा का है क्या, इकोनॉमिक्स क्या है वहाँ पर, जॉब्स क्या करते हैं लोग वहाँ की? देखिए नॉर्मली तो उधर या तो उधर लोकल बिजनेसेस हैं। किस तरह के? लोकल बिजनेस में शॉप्स हैं। और इस तरह से ज़्यादा, क्योंकि उधर जो बाज़ार हैं उधर लोग ज़्यादा अलाइंड हैं, या फिर उधर से लोग निकले हुए हैं, मतलब माइग्रेटेड हैं इनटू लाहौर, इनटू इस्लामाबाद। तो इस तरह से ज़्यादा इसका वो चलता है। बाकी उधर के लोकल जो है, क्योंकि उधर बैंक्स हैं तो बैंक्स में कुछ जॉब्स हैं, या भी कुछ नया एक हॉस्पिटल उधर प्राइवेट खुला है तो उसके अंदर कुछ जॉब्स हैं। बट इंडस्ट्री वगैरह ऐसा कोई नहीं है, एग्रीकल्चर ही है जो है लेफ्ट राइट। ज़्यादा एग्रीकल्चर है, और कुछ एक दो है, जैसे रिवाज मेंस वेयर के नाम से एक ब्रांड है, तो वो लोधरा ही ओरिजिन है और लोधरा में ही वो तकरीबन मैन्युफैक्चरिंग भी वहीं करते हैं। तो इस तरह के हैं, लेकिन कोई मेजर लेवल पे इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उस लेवल पे इंडस्ट्रीज अभी नहीं है। लोधरा के करीब शहर कौन सा पड़ता है? बहावलपुर।
सबसे क्लोज बहावलपुर है। बहावलपुर और लोधरा में सिर्फ देयर इज़ अ ब्रिज, ठीक है, जिसको हम सतलुज का पुल कहते हैं। तो दरिया के एक तरफ बहावलपुर है और एक तरफ पिंडी इस्लामाबाद की तरह, सॉर्ट ऑफ दे आर ट्विन सिटीज़। अच्छा, इंटरेस्टिंग। सो लोधरा विल बिकम साउथ पंजाब का रावलपिंडी टू द कैपिटल बहावलपुर, राइट? अभी बल्कि जब ये चला था सेक्रेट का एक पूरा के जनूबी पंजाब में सेक्रेट होगा, तो इनिशियली एक प्रपोजल यही था कि शायद वो लोधरा के से थोड़ा सा साइड पे बनता, क्योंकि लोधरा इज़ काइंड ऑफ अ मिड फॉर मुल्तान एंड बहावलपुर। बहावलपुर की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये कि कोई ऐसे मिडिल ग्राउंड जो है वो निकल रहा था, लेकिन अभी इवेंचुअली दे आर इनटू अ डिफरेंट मॉडल। लेकिन ये कि इन नियर फ्यूचर, क्योंकि जब ये पुल है इसके इस तरफ लोधरा की आबादी भी सारी शुरू हुई है और उस तरफ बहावलपुर की, तो ये दीज आर ट्विन सिटीज़। राइट, ज़बरदस्त। लोधरा, बिफोर कमिंग टू लाहौर फॉर GC, हैड यू गॉन आउट ऑफ लोधरा बिफोर? नहीं, उस तरह से तो कभी भी नहीं, लेकिन वैसे कभी ना कभी चले गए। कोई जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक बचपन में एक फैमिली का पूरा ट्रिप आया था इस्लामाबाद, फिर कराची, हमारे रिलेटिव्स हैं, तो इस तरह से तो गए हूँ, लेकिन कभी एजुकेशनल उसके लिए नहीं। और GC में भी 3 महीने के बाद वापस जाके फिर सिर्फ इसके लिए आया था। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? रियली सॉर्ट ऑफ फर्स्ट टाइम व्हेन यू रियली मूव्ड आउट टू अ बिग सिटी, बिकॉज लाहौर, आई मीन, इज आप लोधरा से निकल के लाहौर आए तो आपको तो समझ ही नहीं आएगी शायद पहले 2-1 महीना का, यार ये हो क्या रहा है। बिकॉज छोटे टाउन्स का, मैं तो इस्लामाबाद देखता हूँ, इस्लामाबाद में एवरीबडी नोज एवरीबडी, यू रियली हैव द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, आपको पता होता है यार मुझे निज़ाम पता है, लाइक छोटा शहर होता है, आपको पता होता है ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। बड़े शहर में आप जितना भी समझ लें उस शहर को, इट्स सो ह्यूज that you get lost in the clutter, right? So what was that experience like for you? GC में जब आया तो मतलब जिस तरह से टीचर्स पढ़ाते थे, तो वो तो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई, क्योंकि वो आगे कंसेप्चुअली अब होता ही है कि एक तो अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है कि हम रटा लगा के नॉर्मली चीज़ों से निकले हुए होते हैं कि, तो FSC तक या मैट्रिक तक तो कंपैरेटिवली उसी तरह से चीज़ों को ज़्यादा किया हुआ था। मैथ्स अच्छी थी, मैथ्स या फिजिक्स वो क्योंकि कंसेप्चुअल होती थी वो की, लेकिन उसके अलावा इंग्लिश के भी नॉर्मली एक कंसेप्ट था सनशाइन इंग्लिश के नाम से जो है वो थी, उसका एक स्टैंडर्ड जो है ना, उसका रटा लगा के एग्जैक्ट लिखना है, ठीक है? वो लिखोगे, थोड़ी सी भी उसमें अगर स्पेलिंग की गलती हुई है ना तो नंबर कटते थे, उसके अलावा कह लें कि वो 10 आउट ऑफ 10 तब मिलते थे। और अगर उसमें आउटस्टैंडिंग लिख दो तो फिर आप कहते हैं कि क्या बात है आपकी कि आपने आउटस्टैंडिंग लिख दिया। तो हमारे टीचर्स ने भी वो स्टैंडर्ड बनाया हुआ था। जब इधर आए तो वो इस तरह की कहानी नहीं थी पहले तो GC के अंदर, और फिर लोग ज़रा डिफरेंट उसके थे तो उनको ग्रैब करना और वो उस तरह बड़ा इशू हुआ, तो मैं उस तरह से एडजस्ट नहीं हूँ उसका। हॉस्टल के अंदर भी, अब हॉस्टल में जो एक चीज़ थी कि 9 to 10 हमारा होता था स्टडी टाइम, राइट? तो उस टाइम जब मैं किताब खोलता था ना, इधर से मेरे आंसू निकलना शुरू हो जाते थे कि मुझे घर की इतनी याद आती थी कि, तो वो उसमें तो मैं एडजस्ट नहीं हो सका। लेकिन इसके बाद जो दूसरा, मैं अगर अपना फास्ट वाली जर्नी बताऊँ, क्योंकि फिर मैं गया आया तो पहले सेमेस्टर में हॉस्टल मेरा, मैं और भाई इकट्ठे रहे, उसके बाद हमारी फैमिली ही मूव होगी लाहौर में। तो फैमिली आपकी पूरी लाहौर ही मूव होगी, तो लेकिन पहले सेमेस्टर में जब मैं आया ना, तो मेरे सामने जब पहले दिन ही में एक लड़का जो आगे बैठा था, उसने अपनी ज़रा कह लें कि ही वॉज बॉल्ड, उसने अपने बाल चाल उड़ाए हुए थे खुद से इंटेंशनली, 2 पीस के अंदर वो आया वो, और मैं सिंपल आया हुआ था अपनी पैंट शर्ट में। और वो पहले दिन ही पाक स्टडीज़ का लेक्चर था और वो टीचर से ना इंग्लिश में डिबेट कर रहा है, और वो हिस्ट्री में भी पता नहीं कहाँ की हिस्ट्री में पहुंचा हुआ जो मैंने कभी आज तक सुनी नहीं थी। अच्छा, बाद में पता लगा कि जी वो एचएसएन का टॉपर है। एचएसएन का टॉपर जो है वो फास्ट आया हुआ था, फास्ट आया हुआ, वेरी वेरी क्यूरियस, ठीक है। अच्छा, फिर राइट लेफ्ट देखे तो कोई बोर्ड के टॉपर्स मेरे क्लास फेलोज थे। इसी तरह मतलब लड़कों के नंबर पता लग रहे हैं 1000 है, फीमेल जो कोलीग्स थी उनके नंबर्स पता लग रहे हैं तो 1000 से ज़्यादा नंबर्स हैं। तो उस टाइम मैंने सोचा यार इधर दाल निकलनी ठीक है, वो डैट वाज टफ। यूनिवर्सिटी में आई फील लाइक ये होता है, अपने बबल में होते हैं, आप बड़े फन्ने खान बने हुए होते हैं कि यार मैं तो इधर का किंग हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी में जाहिर है फिर एवरीबडी इज लाइक यू एज वेल। तो वो इट वाज काइंड ऑफ थिंग जो आई ओपनर था, और उसमें फिर वो इंग्लिश पे कुछ एसेज लिखना, वो एक चेंज था। और मैं समझता हूँ कि मतलब फास्ट ने जो 4 साल में जो चीज़ें दी हैं ना, डैट्स रियली वर्थ इट। मतलब जिस पता नहीं लगता उस टाइम आपको, लेकिन जब आप उससे गुजर रहे होते हैं उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि ये जो लास्ट सेमेस्टर पे आप खड़े होकर खुद से प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, ठीक है, और आप खुद से बता रहे हैं और बगैर तैयारी के भी आप खड़े हो जाते हैं और आप कहते हैं। और पहले सेमेस्टर में मतलब मेरा एक दोस्त है हमजा, तो वो अक्सर हम तो वो उसकी मैं स्क्रिप्ट वो माय नेम इज़ हमजा एंड आई एम, मतलब वो ना रट्टे लगाते थे हम बैठ के इकट्ठे, तो उसको अक्सर हम मजाक में छेड़ रहे होते हैं कि मतलब इसी तरह हम इकट्ठे होते थे तो हम रट्टे लगा रहे हैं उसके, और खड़े होकर अक्सर होता था कि जाके जो है ना हवा गुल हो जाती थी। ठीक है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट ने मेरे ख्याल में ये चीज़ जो दी है वो डैट्स आई थिंक एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, पर्टिकुलरली बिकॉज जिस इंडस्ट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में तो बहुत ही ज़्यादा, बट ओवरऑल भी देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ जी डिग्रियाँ जला दो और सब बकवास है। आई थिंक हमारे यहाँ वी डोंट हैव द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट डिग्रीज रियली इनहेरेंटली मीन। स्किल बिल्ड लाइक, और ये मैंने मल्टीपल टाइम्स पॉडकास्ट में पहले भी बोला है, बट स्किल्स आई डोंट थिंक डिग्रीज आर सपोज टू टीच यू स्किल्स, दे माइट, बट दे फोकस मोर ऑन द फंडामेंटल्स
they focused more on essentially making the base जिसके ऊपर आप जाकर ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. The difference between a person with a degree and a person with just a skill set will be huge. आपको शायद फ्रंट पे नज़र ना आए, बट चाहे वो जिस तरह क्लाइंट से कम्युनिकेट करेगा, वो अपनी टीम्स में किस तरह से काम करेगा, वो जो है वो मैनेजमेंट स्किल्स उसकी कैसे होंगी. फास्ट में वो मैनेजमेंट साइंस वो भी पढ़ा देते थे कोर्स, और मार्केटिंग का भी कोर्स पढ़ा देते थे, और वो तमाम चीज़ें. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली रियली फिगरिंग आउट कि यार मैंने एक निज़ाम में किस तरह ऑपरेट करना है. आप फ्रीलांसिंग करके आप आराम से अपने वो $5 के लोगो तो बना सकते हैं अकेले बैठ के अपने कमरे के अंदर, बट अगर आपने एक बड़े विजन में काम करना है तो दैट बिकम्स इंक्रीजिंगली इम्पॉसिबल इफ़ यू डन दैट. एंड आई थिंक देयर इज़ अ ह्यूज, अगर मैं फास्ट का देखूँ, जितने मैंने फास्ट में देखे थे कि वही था, वेरिएशन थी. सो आई वाज एक्चुअली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू जस्ट मेंशन, राइट. सो व्हेन आई वेंट टू फास्ट, तो मेरे जितने दोस्त थे, कोई डीए खान से आया हुआ था, कोई फैसलाबाद से आया हुआ था, और मैं वो था जो कि अंग्रेज दांता बीकर उसका आया हुआ. एंड 4 साल ऑफ फास्ट असेंशली कंप्लीटली चेंज्ड, और अदर वो जो यूनिफिकेशन थी ना, कि 4 साल के बाद मेरे दोस्तों में मुझ में कोई फ़र्क नहीं था. एंड आई थिंक दैट वाज द ब्यूटी ऑफ अ डिग्री और दैट कॉलेज एक्सपीरियंस. व्हाट डू यू थिंक, जो ये स्किल्स और ये वाली सारी एडिंग टू डैट, जो जिस लड़के को मैं बता रहा हूँ कि मेरे से पहले दिन बैठा था, तो उसके बाद दूसरे सेमेस्टर के बाद हमारी इतनी गहरी दोस्ती हुई, और वो सारी चीज़ें, मतलब ही वॉज ऑल्सो वेरी काइंड, कि उन्होंने वो जो उनके पास जो चीज़ें थी उन्होंने वो की, लेकिन सिस्टम भी ऐसा स्मूथली बना. और जो दूसरी जो डिग्री की बात है, देखें, आई थिंक ये बिल्कुल डिग्री के बगैर तो स्किल का कोई फ़ायदा नहीं है. और जितनी स्पीडीली हम चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कि फॉर एग्जांपल आज से 5 साल बाद ये मतलब कितनी हाइप पे होगी, ठीक है. हो सकता है अभी आज से पहले .NET के ऊपर डेवलपमेंट होती थी, लेकिन अब जो है वो उसके बाद मर्न पे हो रही है. अब हू नोज़ के 5 साल बाद किस चीज़ पे हो, ठीक है. तो डिग्री जो है वो आपको बेसिक पूरे एक इकोसिस्टम की अंडरस्टैंडिंग देती है. मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि घर जो हैं वो, अगर आज आप साल पहले की भी हिस्ट्री को उठा लें, 1000 साल पहले की हिस्ट्री को भी उठा लें, वो स्ट्रक्चर एक ही है कि नीचे फर्श है, ऊपर छत है. अब छत पहले हम उसको कहते थे कि वो शतीर जो लकड़ी वाली होती है, फिर टीयर गार्डर जो लोहे वाले वो आ गए, फिर उसके बाद लेंटर हो गया, अब लेंटर के बाद फॉल सीलिंग होगी, ठीक है. इट्स द एडवांसमेंट, बट द बेसिक प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एन हाउस विल ऑलवेज रिमेन द सेम. एब्सोल्युटली, वो कभी नहीं बदल सकता. तो इसी तरह कोई भी चीज़ है, उसका जो बेसिक इकोसिस्टम है, उसकी जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकते. अब उसमें एक चीज़ का तो आपको पता है कि दीवार का पेंट ऐसे होता है, लेकिन अब दीवार ही बदल जाए तो आप पेंट जितना मर्जी करते हैं, हो सकता है उस दीवार पे स्टिक ही ना करें, या उस जगह पे वॉलपेपर की नीड हो, ठीक है. तो ये चीज़ आपको डिग्री देती है. और दूसरा ये कि डिपेंड ये करता है कि अभी जो मेजर वॉइसेस हो गए हैं कि पैसा, ठीक है, पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग, ठीक है. देयर आर पीपल, उनके लिए हो सकता है कि कोई है जो जिसके घर में फॉर एग्जांपल खाने के लिए दाने नहीं है, जिसको हम कहते हैं, तो उसके लिए ठीक है, उस पैसे के पीछे भागेगा उसको तो शायद. लेकिन इस सारी वॉइस इतनी जो इन्फ्लुएंस हुई है, उसमें जो बंदा इंपैक्टफुल काम भी कर सकता था, कि फॉर एग्जांपल मैं फ्रीलांसिंग में बड़ा कमाल होता, ठीक है, और लेकिन मैं इंडिविजुअल रह जाता, लेकिन मैं उसके बाद अपनी कंपनी की तरफ जब ट्रांसफॉर्म उसको किया, तो मैं इंपावर कर रहा हूँ लोगों को, बिल्कुल, ठीक है. तो ये चीज़ें डिग्री के बगैर करना बहुत मुश्किल है. आप इसके बगैर आपको ना इकोसिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होती है, ना आपको पता होता है कि क्या क्या चीज़ें हैं. और फिर ये जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरे जैसे हज़ारों लोग होंगे जिनका कॉन्फिडेंस की कमी होगी, ठीक है, लेकिन जब आप प्रोसेस से गुजरते हैं, उसके बाद आप खुद हीरा बन जाते हैं, और उसमें किसी की डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं होती है, सिस्टम होता है. आप सिस्टम से गुजरते हैं, आप फौजी कोई भी हो फॉर एग्जाम्पल, लेकिन फौज के जब आप उसके बाद निकलते हैं, ठीक है, तो आप खुद देख लें कि वो जो भी चाहे सेकंड लेफ्टिनेंट निकलता है, ठीक है, उसके अंदर एक बात होती है जो आपको खुद उससे जो है ना करके उसकी पर्सनैलिटी उस तरह अपलिफ्ट हो जाती है. तो ये चीज़ जो है वो डिग्री देती है. डिग्री आपको ये नहीं दे सकती कि सलूट कैसे मारना है. डिग्री आपको ये ज़रूर बताएगी कि वो प्रोसेस क्या है, किसी चीज़ को अच्छा करने का तरीका क्या है. अब ये चॉइस फिर एंड पे फिर आपकी है, करना आप नहीं है, ठीक है. स्किल भी आपने बनानी है, सब कुछ करना आप नहीं है. ये नहीं हो सकता कि डिग्री के बाद आप ये समझें कि डिग्री का पेपर ले लिया और वो पेपर पढ़ा है और ये मैजिक हो जाएगा. तो ये नहीं हो सकता. हाँ, एंड आई थिंक देखें, बात आखिर में वही वाली आ जाती है कि कोई भी एक सोल्यूशन हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं होता. तो वो मार्क ज़करबर्ग वो पहले पिछले दिन तो मैं एक देख रहा था कि लोगों ने बोला हुआ था कि ड्रॉप आउट्स के नाम लेते हैं, तो वो बता रहे थे कि 93% ऑफ ऑल कंपनीज आर स्टार्टेड बाय PhDs और समथिंग लाइक दैट, एंड देन पता नहीं बहुत ही छोटी परसेंटेज है ड्रॉप आउट्स की. आप उस छोटी % की मिसाल लेते हो और आप कर लेते हो. सो इट्स नॉट नेसेसरली ट्रू कि अगर किसी बंदे के लिए ditching the degree, getting the skill and becoming successful worked, maybe he had a lot of other things happening for him. Maybe he had the confidence, maybe he had the social skills, and उसको स्किल चाहिए थी, वो यूनिवर्सिटी में जाके स्किल सीखना उसके लिए उससे बेहतर था कि वो बाहर से सीख लिया. बट दैट डजंट मीन सबके लिए वो एप्लीकेबल है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो कि डिग्रीज को डिच कर रहे हैं,
हालांकि मुझे देख के समझ आ रहा है कि यार ठीक है, आप स्किल तो सीख जाओगे, बट जो डिग्री आपको 10 और चीज़ें सिखाने वाली थी वो आप अब लूज़ करोगे, और आपको ना लॉन्ग टर्म पे उसका इफेक्ट क्लियरली नजर आएगा. सो इट्स नॉट एज द डिस्कशन इज नॉट एज सिंपल एज कि यार देखो स्किल करो, 6 महीने में पैसे कमाना शुरू कर दो. यू नो, उसमें खैर फ्रीलांसिंग की अपनी एक बड़ी डिबेट और डिस्कशन है, वी विल गेट इनटू दैट एज वेल. फास्ट में ग्रेजुएटिंग जीपीए क्या था यार आपका? मेरी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैं 4 साल में ग्रेजुएट हो गया. मेरी भी इट वाज क्लोजर टू 3, लेकिन ये है कि विदाउट एनी एफ, विदाउट एनीथिंग. विदाउट एनी एफ. आई हैड 6 एफ्स एंड आई हैड 3 समर्स. मैंने तो खैर बड़े ही बड़े वो थे, बट चलें विदाउट एन एफ एंड विदाउट और 3, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अचीवमेंट रही. इसी जी पे कोई अच्छा नहीं था. उसकी सबसे बड़ी वजह पहले 2-3 सेमेस्टर्स, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि इट वाज टफ, इट वाज वेरी टफ. मतलब मुझे लगता था कि यार ये, लेकिन क्योंकि मैं पहले एक जीसी वाला वो ले चुका था, और दूसरा मुझे ये था कि कोडिंग में मुझे मज़ा आता था. ठीक है, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स थे वो पाक स्टडीज़ है, वो रटे लगाने वाले, वो अब ज़रा दिल उस तरह से. फिर मुझे भाई की तरफ से भी यही था कि यार उसके ऊपर एनर्जीज नहीं लगाओ, मतलब उन चीज़ों में फोकस करो जो, उसके लिए मैं सारी रात भी बैठ रहता था कोडिंग के लिए. तो फिर मुझे ये था कि यार मैं फील्ड में चल जाऊँगा, मुझे इशू नहीं आएगा. हाँ, और फास्ट में ये ना कि वो फास्ट में जनरली जीपीए लेना इज़ नॉट दैट ईजी. और वही वाली बात है, कंप्यूटर साइंस की एक अच्छी खूबसूरती है कि आप ग्रेजुएट कर जाएं और आपका जीपीए जो भी हो स्किल है तो आपका सीन ऑन है. आपको मेरा ख्याल है कि आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड समवन आस्किंग मी अ जीपीए, क्योंकि अगर कोई पूछे तो मैं तो उसी वक्त बाहर हो जाऊँ, बट कभी किसी ने पूछा नहीं, ना जॉब के लिए पूछा ना किसी और चीज़ के लिए पूछा. अच्छा, और फाइनली ये प्रोजेक्ट आपका क्या आपने बताया था किस चीज़ के ऊपर था? इट वाज सर्च थ्रू इमेज. सर्च थ्रू इमेज, राइट, ऑन डीप लर्निंग. जब आप ग्रेजुएट कर रहे थे तो व्हाट वाज योर कोर इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ, जब जाहिर है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उस टाइम पे आपको इतना इंडस्ट्री नॉलेज भी नहीं होती, आपको पता भी, आवाज़ें आ रही होती हैं इधर उधर से कि ये चल रहा है वो चल रहा है, बट एक तो आपको ये भी समझ नहीं होती कि यार जो एक्चुअल काम होगा वो कैसा होगा. और दूसरा ये कि आपको इतनी बस पता होता है ठीक है जी वेब डेवलपमेंट कर लेंगे, अच्छा जी ऐप डेवलपमेंट कर लेंगे. So had you gotten that experience through some sort of an internship or freelancing? नहीं, मैं उस टाइम पे इंटर्नशिप्स पे तो नहीं गया. मेरा अपना जो कोर इंटरेस्ट डेवलप हुआ वो यही, और मशीन लर्निंग की साइड भी था. वो बस पढ़ा के ऑनलाइन से ही हुआ? वो डेटा साइंस में बेसिकली कुछ कोर्सेज लिए साथ, ठीक है, ऑनलाइन. या दूसरा ये था कि चूँकि भाई रहते इकट्ठे थे और पहला सेमेस्टर वैसे हॉस्टल्स में थे, लेकिन उसके अलावा फैमिली भी उस टाइम तक भाई मैरिड भी नहीं था, तो यूजली हम फिर एक ही रूम शेयर कर रहे होते थे, तो वो चीज़ें उसी तरह चल रही होती थी. तो वो फिर उनका अपना इंटरेस्ट, क्योंकि जिस कंपनी में वो थे तो उसमें वो लीड थे AIML के, राइट. तो वो फिर वो चीज़ें मुझे उस तरह से, मतलब कोई प्रॉपर मैंने थ्रू डिग्री कोई वो नहीं की, किसी किस्म की इंटर्नशिप नहीं की, राइट. बस उधर से शौक डेवलप हुआ. और उसके बाद भी मतलब मैंने जहाँ अप्लाई भी किया तो सिर्फ AIML विंग्स में किया, मतलब जो बिग डाटा या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे थे, क्योंकि वो मुझे अर्ली दिखा दिया था कि यार आपने इस तरफ जाना है, को बहुत ज़्यादा वेब में और इस तरह की चीज़ों पे ना जाए. तो जब आप ग्रेजुएट किए थे तो स्ट्रेट आउट आपने कहाँ पे अप्लाई किया था? मैंने बेसिकली बहुत ही कम जगहों पे अप्लाई किया था. उसमें एक तो सिस्टम्स लिमिटेड थी, उसके अलावा आई थिंक I2C थी, लेकिन सिस्टम्स में मुझे चूँकि मिल गई थी और मुझे एक उसमें भी मैं बड़ा लकी रहा. मतलब मैं समझता हूँ कि लक लेकिन तब आता है जब आप एक अच्छी नीयत से काम कर रहे होते हैं. तो मेरे साथ जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेंटोरशिप की चीज़ें रही. फिर जब मैंने सिस्टम्स में गया तो वी वर 12 जो फास्ट से उन्होंने इंडक्ट किए थे. उसमें उन्होंने भी, उनका सबसे जो अच्छी चीज़ थी कि उन्होंने जो इंटरव्यूज़ किए, उन इंटरव्यूज़ में उन्होंने सिर्फ फाइनल प्रोजेक्ट को पूछा, ठीक है, उसके अलावा कोई डिस्कशन नहीं, कोई कंसेप्चुअल नहीं. उन्होंने सिर्फ पूछा प्रोजेक्ट क्या था, आपकी कंट्रीब्यूशन थी, कैसे किया. तो उसके अराउंड चूँकि वो मैंने सारा ही 4 लोगों का ग्रुप था, मैंने ही किया था. अच्छा. तो मुझे उस पर तो मसला ही कोई नहीं था ना, तो वो मैंने उनको, तो उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की. अब उसमें 12 लोग थे और उनके पास कोई तकरीबन 5 से 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. उसमें बिग डाटा की थी, उसमें टेक्नोलॉजी सर्विसेज को कहते हैं, ई-कॉमर्स है. तो हम 12 में से 11 लोगों ने प्रेफरेंस दी थी बिग डाटा को, राइट, ठीक है, और हम सिर्फ 2 लोगों को उन्होंने फाइनल किया. मुझे नहीं पता वो कुरानंदाजी कैसे हुई, लेकिन इवेंचुअली हम 2 लोग फिर चूज़ हुए बिग डाटा की टीम में. तो फिर मैं इवेंचुअली उधर से सिस्टम्स में इंडक्ट हो गया और फिर बिग डाटा की टीम में हो गया. तो वो आई थिंक इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, राइट. बिग डाटा के अंदर एक टीम काफ़ी बड़ी थी. उसमें जो अच्छी चीज़ रही कि सिस्टम्स का जो मॉडल है ना वो बड़ा अच्छा है. उनकी ऑन साइट जो है US के अंदर विजनेट के नाम से कंपनी है, तो उधर से जो कंसल्टेंट थे वो मेरे साथ इधर कनेक्ट करते थे. और एक चीज़ में जो और अच्छा रहा हमेशा से वो ये कि मैंने हमेशा सीनियर्स के साथ काम किया डायरेक्ट, राइट, कि कंसल्टेंट लेवल विजनेट का बंदा जो है वो समझ लें टॉप चीज़ समझी जाती है. वो सुबह 2 बजे इधर के जो है, मतलब उधर के तकरीबन उनके सुबह के 5 बजते थे, वो उठते थे, मुझे कॉल करते थे, पहले मुझे सारी एक प्रोग्रेस लेते थे, क्या किया कैसे किया, मुझे नेक्स्ट काम बताते थे. मैं सारा दिन खुद काम करता था, रात को फिर जो है उनको अपडेट दे के सोता था, राइट. इधर से जो है मैंने मियाँ हबीब के साथ काम किया, वो हैं SVP बिग डाटा, ठीक है, वो भी डायरेक्ट मेरे साथ. मतलब मैं ज़्यादातर जो मैं जाके उधर मैंने जो काम किया ना वो ज़्यादा उनकी इंटरनल POCs पे
या इस तरह के काम थे जो वो पिच करना चाह रहे थे टू द यूएस क्लाइंट्स। राइट। तो उस डोमेन में मैंने काम किया सारा, बिग डेटा के अंदर, पावर बीआई के ऊपर, रिपोर्टिंग एनालिटिक्स के ऊपर। हाँ, ये मुझे ज़रा बताइएगा कौन कौन से टूल्स पे आपने काम किया और उस टाइम उसमें ज़्यादा तो पावर बीआई, बेसिकली पावर बीआई रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि जो सिस्टम्स थी वो माइक्रोसॉफ्ट की पार्टनर थी। राइट। तो वो ज़्यादा काम करते थे इसके ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स के पावर बीआई का अंडरलाइंग क्या वो यूज़ हो रहा था, डेटाबेस सिस्टम कौन सा यूज़ हो रहा था? नहीं, पावर बीआई इटसेल्फ एक टूल है जैसे टैब्लो है। नहीं वो तो ठीक है, पावर बीआई तो मतलब उससे समझ आ गई, बट पावर बीआई के अंदर ही एसक्यूएल सर्वर यूज़ हो रहा था। सॉर्ट ऑफ बेसिकली डिपेंड करता है कि उसमें ज़्यादातर तो या तो फाइल्स इंपोर्ट हो जाती थी डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन वैसे ज़्यादा जो यूज़ होती है तो एसक्यूएल सर्वर यूज़ होता है। ठीक है। उसके ऊपर फिर सारी आपने जो स्क्रिप्टिंग वगैरह लिखनी होती थी उसके ऊपर, या फिर ज़्यादा ये क्लाउड सर्विस यूज़ करते हैं, तो क्लाउड के ऊपर जो AWS, मतलब ये क्योंकि सॉरी क्लाउड के ऊपर एज़्योर, क्योंकि वो सारा काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, वो पूरा वर्टिकली माइक्रोसॉफ्ट का सारा माइक्रोसॉफ्ट का वर्टिकल रखते थे। तो उधर से काम शुरू हुआ। फिर एक और चीज़ ये हुई कि साथ मैंने मास्टर्स भी स्टार्ट किया अपना डेटा साइंस के अंदर ITU से। अच्छा। तो इधर जब आया, being इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जॉर्फा ग्रीन टावर के अंदर है, got it, जिसके डॉक्टर उमर सैफ ने जिसको किया VC थे उस टाइम पे वो उसके। तो उसमें बेसिकली था ये कि क्योंकि शुरू से ही शौक था और मैंने जैसे 2-3 जगह ये अप्लाई किया था कि नहीं बस अब AIML में ही जो करना है इसमें ही करना है। हाँ। तो उधर से फिर मैंने उसको स्टार्ट लिया। उसके अंदर आप एडमिशन तो हो गया, एंट्री टेस्ट वगैरह दिया, लेकिन मैं जा नहीं रहा था। तो फिर मेरे इधर से ही, मैं थैंकफुल टू माई सीनियर्स इन सिस्टम्स, उन्होंने मुझे इनकरेज किया यार कोई इशू ही नहीं है, तो मतलब जाओ, टाइमिंग हम तुम्हारे एडजस्ट कर लेंगे। उसमें मियाँ साहब ने मुझे सपोर्ट किया, एक और मेरे हैं वो अभी US में होते हैं, पर्डू में, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट की कि यार कोई इशू ही नहीं है, मतलब आप जाएँ, ठीक है, टाइमिंग हम एडजस्ट कर लेंगे, अब जाके अपनी क्लासेस लें। तो मैंने उधर से फिर मास्टर्स शुरू किया। तो होता यह था कि 12 से 5 में सिस्टम जाता था, 5 बजे के बाद मेरी तकरीबन 8-9 बजे तक क्लासेस होती थी मास्टर्स की। उसके बाद फिर मैं वापस, उन्होंने मुझे कहा यार तुम्हें वापस आने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम घर से बैठ के काम कर लिया करो। रात को फिर होता ये था कि 3-4 बजे तक मैं काम करता था। मियाँ हबीब साहब जो है वो ऑफिस क्लोज करके, क्योंकि यूज़ टू वर्क टिल लेट, तो जब घर के ट्रैवल पे होते थे, उनका घर था जॉर्ज टाउन में और सिस्टम्स इज़ इन फेज 8, तो इट्स लाइक 30 मिनट्स 45 मिनट ड्राइव। तो रोज़ रात को फिर मुझे कॉल कर लेते थे। राइट। तो जाते हुए फिर सारी मुझसे प्रोग्रेस लेना कि क्या किया, ये कैसे हुआ, अच्छा नेक्स्ट डे कर लेना। और वो तो मेरे लिए बड़ा, मतलब इट वाज अ काइंड ऑफ कि शुरू में ट्रस्ट किया उन लोगों ने। और एक जो अच्छी चीज़ मैंने ये की कि मैंने ट्रस्ट को कभी जाने नहीं दिया, मतलब इवन कि वो मुझे टिल दी पॉइंट कि जिसने किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो, कि अगर उन्होंने मुझे सैटरडे पे काम करवाना होता था तो मियाँ साहब मेरे घर आके मुझे लेके जाते थे। अच्छा, ठीक है कि यार आओ चलें। और फिर उनकी बड़ी, मुझे एक चीज़ याद है कि मेरे दोस्त की सिस्टर की शादी थी उसी सैटरडे पे, तो मैं 2 पीस में गया फिर ऑफिस, तो उनकी बिल्कुल नई 0 मीटर गाड़ी थी, तो उन्होंने मुझे उसकी चाबी दी कि यार इस पे चले जाओ शादी पे, वो इट वाज नियर। तो मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें, क्योंकि मैं अब कंपनी खुद जब रन कर रहा हूँ, तो ये तभी मुमकिन होता है जब आप ना एक बड़ा डेडिकेशन से काम करते हैं और एक ट्रस्ट से काम करते हैं। तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो जर्नी रही। कितने अर्से आपने वहाँ पे काम किया? मैंने उधर तकरीबन 1 साल काम किया। राइट। उसके बाद हुआ ये कि ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में CGPA आ गया 3.9। अच्छा, ठीक है। अब फास्ट के बंदे का उसके बाद पहले सेमेस्टर में मास्टर्स के 3.9 CGPA आ जाना, आप समझेंगे उसके, वो कहते हैं ना कि मतलब वो किस्मत ऐसी खुली कि उसको देख के आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी, मतलब वो तो फिर दूसरे सेमेस्टर मैंने कहा यार मैं तो इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। मैंने कुछ टाइम देखा, लेकिन सिस्टम्स का क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर भी था काम का और वो, तो मैंने कहा यार अब क्या चूज़ करूँ। तो फिर मैंने एक और चीज़ सोची कि यार अगर मास्टर्स अच्छी होगी तो शायद आई माइट गो फॉर PhD एज वेल। राइट। मैंने फिर उधर से स्विच करके मैं ITU में ही आ गया एज अ रिसर्च एसोसिएट। तो मैंने उधर रिसर्च अपनी स्टार्ट की, साथ पहले में डॉक्टर फैसल कामरान है उनके साथ, और साथ में अपनी मास्टर्स फुल टाइम उधर स्कॉलर बन गया। लेकिन रिसर्च जो है वो RA-शिप मुझे नहीं रहा सही, वो इट्स वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ, मतलब जिस बंदे को कोडिंग का बैकग्राउंड हो, जो कोडिंग में मज़ा आता हो, उसके लिए रिसर्च इज़ वेरी बोरिंग काइंड ऑफ। आई मीन सिस्टम्स इज़ अ वेरी हार्ड कोर, फास्ट पेस्ड, यू नो, ठक ठक आप काम कर रहे हैं। कंसल्टिंग जनरली इज़ अ वेरी, इट्स वेरी डिफरेंट बॉल गेम। इवन अगर आप जो कोर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाएं वर्सेस कंसल्टिंग, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट थोड़ी लेट बैक हो जाती है, और रिसर्च तो फिर इट्स जस्ट यू नो, वो तो आई कांट इवन इमेजिन, क्योंकि आपको काफ़ी मज़ा आ रहा था क्लियरली एट सिस्टम्स, राइट। एंड वो जो मूव हुआ वो बस फिर मैंने उसको भी बड़ा अर्ली ग्रैब कर लिया कि 2-3 महीने, क्योंकि उधर होता ये था कि उस तरह से इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ। और जो मेरे अपने प्रोफेसर थे उनके, क्योंकि वो ही वॉज क्वाइट ऑक्यूपाइड इन लॉट ऑफ थिंग्स, उनके पास और बड़े लोग थे, तो वो एक होता है ना कि जब प्राइवेट बॉडी के अंदर एक प्रेशर डिफरेंट होता है, तो गवर्नमेंट बॉडी के अंदर उस तरह का प्रेशर नहीं था। तो मेरे लिए वो एक सरकारी नौकरी बन गई। तो ग्रेड वो वैसे तो कहने को 17th ग्रेड था और उसमें जो मर्जी, मतलब सैलरी भी ठीक थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन मैंने कहा यार ये तो दिस इज़ नॉट जिसके लिए मैं बनाऊँ। फिर मैंने उधर से उसको स्विच किया और मैं फिर एडो AI, उन्हीं प्रोफेसर की कंपनी थी, तो मैं उसमें फिर मूव हो गया। उसमें भी ये कि क्योंकि उनके साथ रिलेशन बड़ा अच्छा था। एडो AI, वेयर हैव आई हर्ड दिस बिफोर? डॉक्टर फैसल कामरान है बेसिकली उसके, और आयशा खन्ना
Aisha Khanna. हाँ, तो I used to work with them. Aisha Khanna is in, I believe, in Singapore. Right. तो मैं उधर से फिर उधर उनके पास गया और उसके बाद फिर कंपनी की जर्नी है. सही है. उधर कुछ काम किया. So Ado ये आपने कब ज्वाइन की? कौन सा साल? Ado I started working in 2018. 2018. मास्टर्स कब कंप्लीट हुआ आपका? मास्टर्स मेरा नहीं कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, रुक गया. उसकी वजह ये कि 3 सेमेस्टर्स मेरे कंप्लीट हो गए थे 4th सेमेस्टर के अंदर, और तीसरा सेमेस्टर भी क्योंकि इसके बाद फिर कंपनी की जर्नी स्टार्ट होती है. तो जब कंपनी की जर्नी स्टार्ट हुई तो उसमें था ये कि मुझे एक क्लाइंट, वो भी आउट ऑफ नोवेयर, मतलब इसके पीछे बड़ी एक मज़े की जर्नी है. चलें, सो लेट्स टेक इट फ्रॉम देयर कि एडो में आप थे. राइट बिफोर एडो टू द कंपनी जर्नी, मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि व्हाट हैपेंड देयर. एडो में ज़्यादा इनके पास सिंगापुर के क्लाइंट्स थे, जिसमें उनकी ये जो आपके कह लें कि जैसे PIA है, एयरलाइंस है, तो एयरलाइंस की कुछ ऑटोमेशन का काम था. तो आई वाज पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टीम, जिसमें हमने यही कि ऑटोमेशन रूल्स इंजन के ऊपर कुछ काम किया, उनकी ट्रिगरिंग के ऊपर के कौन सा रूल किस अगर कंडीशंस मीट होती हैं तो ये वाला रूल जो है फायर हो जाना चाहिए. तो इस सिस्टम के ऊपर कुछ काम किया. बट एडो की मेरी जर्नी बड़ी शॉर्ट रही. उसकी वजह ये थी कि ड्यूरिंग डिग्री आपको ऐसे लोग बड़ा फैसिनेट करते हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, ठीक है. और ये हमारा उस टाइम पे तो वो बड़ा अच्छा लग रहा होता है वो लोग देख के, लेकिन अभी लगता है कि अगर डिग्री के अंदर आपको पैसे कमाने की आदत पड़ जाए ना तो आप डिग्री नहीं कर पाते, ठीक है. आई थिंक वो एक ट्रैप है. और मैं अभी भी जूनियर्स कोई पूछता तो मैं उसको एडवाइस ये करता हूँ कि फ्रीलांसिंग ड्यूरिंग डिग्री तो कह लें कि बिल्कुल उसको हराम कर लें अपने ऊपर, क्योंकि वो फिर आपको डिग्री नहीं करवाती. तो मेरे साथ जैसे मास्टर्स में एक केस हुआ कि मैंने उस टाइम पे कभी अपवर्क की आईडी बनाई अपनी, ठीक है, 2015-16 में बना ली होगी, लेकिन उसको कभी एक्टिवली यूज़ नहीं किया, क्योंकि अब अगर आप बनाते ना अपवर्क की आईडी तो इट्स डिफिकल्ट, मतलब वो अप्रूवल नहीं आते, और तो उस टाइम की वो पड़ी हुई थी. तो मैंने आउट ऑफ नोवेयर कभी किसी उस दिन खोला अपनी मतलब जॉब कैरियर में, और मैंने किसी जॉब पे अप्लाई किया. तो मुझे याद है मैं लोधरा गया हुआ था, तो उधर एक दिन ना क्लाइंट का ईद का दिन था, उसका मैसेज आ गया कि यार आई वांट टू टॉक टू यू. तो मेरी स्काइप पे से कॉल हुई, तो उसने कहा मैंने अब आपको हायर करना है और आप मेरे साथ काम करें. तो मैंने उसको बताया कि मेरी तो फुल टाइम कमिटमेंट है और मैं सिर्फ 4 घंटे आपको दे सकता हूँ, और बाकी कुछ टाइम मैं आपको वीकेंड्स पे दे सकता हूँ, लेकिन बाकी तो मेरी अपनी एक कमिटमेंट है. और रेट एक्सेप्ट हो गया. इट वॉज वेरी लेस, $8 an hour मैंने सेट किया उस टाइम पे. मिनिमम वेज एसेंशियली चल रही थी. तो क्योंकि तो कैलकुलेट किया मैंने, कहा ठीक है जॉब है बस, क्योंकि काम जो है वो शुरू से ही एक अच्छी आदत रही है कि काम को ना काम के लिए किया है, काम को कभी पैसे के लिए नहीं किया. राइट. तो जब वो किया तो उसके बाद अच्छा ये रहा कि मतलब करता रहा. अच्छा, कुछ टाइम के बाद भाई की जॉब जो है क्रॉसओवर में होगी, ठीक है. तो उनको चाहिए थी कोई रिमोट स्पेस, और जो मेरे क्लाइंट था, क्योंकि मैंने जब काम अच्छा किया तो उसने मुझे कहा यार मुझे तो और बंदे भी चाहिए, ठीक है, मुझे ना टीम बढ़ानी है और मुझे तुम अपने जैसे ढूंढ के दो. मैंने भाई से डिस्कस किया, उसने कहा यार मैंने तो बैठना ही है, ठीक है, तो वाई नॉट उसको प्रपोज करो कि हायर थ्रू अस रादर देन कि हम उसको बंदे दे दें और वो उसको मैनेज करता रहे. तो जब मैं बैठूंगा मैं भी साथ बिठा लूँगा, तुम देखते रहना, जब तुम्हें लगे आ जाना, नहीं तो तुम अपना मतलब पार्ट टाइम दे ही रहे हो. तो उसको मनाया, पहले वो उसने हफ्ता लिया, लेकिन हफ्ते के बाद वो मान गया, ठीक है. तो इवेंचुअली दिस इज़ वेयर वी काइंड ऑफ स्टार्टेड द कंपनी एज वेल, विदाउट रियली नोइंग आपने बस वो स्टार्ट कर दिया. हाँ. तो उसके बाद ये कि पहले दिन क्लाइंट ने मतलब एक रिसोर्स उसको दिया, उसने कहा कि ठीक है इसको हायर कर लें. तो इट वाज काइंड ऑफ 8th October व्हेन वी स्टार्टेड आवर ऑर्गेनाइजेशन. तो 8 अक्टूबर को स्टार्ट किया. और कौन सा ईयर था? 2018. इट्स जस्ट 3 years, मोर देन 3 years नाउ. राइट. तो स्टार्ट किया, फिर उसके बाद अगले दिन उसने कहा मुझे अब NLP का बंदा चाहिए. तो NLP का, क्योंकि मैं मास्टर्स में था, तो बड़ा ये भी बड़ी मज़ेदार स्टोरी है ना कि अब क्लास में मैंने फ्लोट किया कि यार मेरे पास जॉब है, किसी ने आना है. तो क्लास फेलोज क्योंकि बैचलर्स के बाद जब मास्टर्स में आते हैं तो मोस्टली अनएम्प्लॉयड होते हैं, वो कहते हैं अच्छा यार ठीक है करनी है कर लेते हैं. रिज्यूमे दिया, अगले दिन उसको भी इंडक्ट कर लिया. करते कराते अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हमको 20 लोगों की टीम हो गई. अच्छा, ठीक है. इट वाज मतलब काइंड ऑफ अ रिमार्केबल. कंपनी क्या थी ये जो क्लाइंट साइड पे कंपनी थी? व्हाट इट वाज बेसिकली वो उनका बड़ा मज़ेदार किस्म का प्रोजेक्ट था. वो जो PCBs होते हैं, PCB की ऑटोमेशन थी. तो अगर आपने कभी ईगल या प्रोटियस के नाम से टूल्स हैं, ठीक है, उसकी ऑटोमेशन थी कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि एक ड्रोन बन जाए, ठीक है, तो आप सिर्फ उस पोर्टल पे आके थ्रू स्पीच या थ्रू टेक्स्ट आप लिखेंगे आई वांट टू क्रिएट अ ड्रोन, ठीक है, ठीक है, और वो ड्रोन का सारा उसकी PCB डिज़ाइनिंग से लेके उसके लेआउट से लेके उसके पूरा वर्किंग प्रोटोटाइप बनेगी, ठीक है, और वो आपके घर जो है शिपेबल जो है ना वो आपके घर पहुंच जाएगी. आपने कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है, कोई इसकी मेमोरी बढ़ानी है, कोई और एग्जांपल आप ले लें, फॉर एग्जांपल वायरलेस वीडियो डोरबेल, ठीक है. वायरलेस वीडियो डोरबेल क्या है कि आपके दरवाजे पे लगा हुआ है, आप जब उसको करेंगे तो वो मेरे मोबाइल पे अलर्ट आएगा कि कोई घर दरवाजे पे, मैं उधर से देख के उधर से ओपन कर सकता हूँ. तो उसके साथ फिर इसके एंड्रॉइड की ऐप्स भी शिप होती थी जो उसके साथ कॉन्फ़िगर थी. तो मतलब ये अगर वैसे ये प्रोजेक्ट जो है इट वाज अ डिस्ट्रप्शन इन दी इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन, कि आपको कोई भी आइडिया आता है,
कोई भी पीसीबी से रिलेटेड कोई आपने टूल, इवन के मोबाइल फ़ोन्स तक की सपोर्ट उसमें थी कि आपने कोई मोबाइल फ़ोन अपनी मर्जी का बनाना है तो आप उसमें लिखें, फिर उसके ऊपर आपके पास कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस थे कि मेमोरी के ये ऑप्शंस हैं। तो उसमें फिर हमने AI इंजन से लेके, जो AI इंजन पहला AI इंजन ये करता था, पहले NLP थी, NLP यूज़ टू के जो वायरलेस वीडियो डोरबेल है उसको डिफरेंट उसमें करना, कि वायरलेस से मतलब है कि कोई वाईफाई टाइम ट्रांसमिशन है कम्युनिकेशन की, डोरबेल का मतलब है कि कोई ऐसी शेप है जो डोर, मतलब ये सारा वी हैड टू फीड द सिस्टम। तो NLP की लेयर जो है वो इस सबको एक्सट्रैक्ट करती थी कि चाहिए क्या। फिर उसके बाद ये जो टूल्स आते थे उसमें फिर कुछ रूल्स थे कि फॉर एग्जांपल अब अगर आपके पास कैमरा है तो कैमरे के साथ मेमोरी भी लगेगी। तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट रूल्स थे जो उसके अंदर हमने इंडक्ट किए। फिर उसके बाद वो जब ओके, फिर उसकी प्लेसमेंट होती थी थ्रू पहले जेनेटिक एल्गोरिथम से किया, लेकिन उसके बाद फिर हमने उसको डिफरेंट उसमें एक और एल्गोरिथम यूज़ किया, उसके थ्रू हम उसको प्लेस करते थे पूरी ग्रिड के ऊपर। फिर उसकी राउटिंग होती थी A* सर्च एल्गोरिथम के थ्रू, सारी वो वायर्स को जोड़ना। फिर उसके बाद जर्बर फाइल्स होती हैं बेसिकली जो जाती हैं शिपमेंट जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास, तो जर्बर फाइल्स उसके, तो इट ऑल वाज ऑटोमेटेड। ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्ट था बड़ा, मतलब इट वाज बहुत मजे का काम था मतलब। और ये कि उसमें जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं खुद $8 तो मेरे सारे रिसोर्सेज भी इतने पे बिल्ड हो रहे थे। अच्छा, तो बड़े सस्ते उसमें मतलब हमने काम किया। लेकिन एक चीज़ जो मैं मतलब चाहूँगा कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है जो मैंने भी लिया, कि वो कहते हैं कि अगर आपको कोई भी काम शुरू करना है ना, आपने उसको एक दफ़ा दिमाग में सोचा और आपको समझ आ गया तो उसको शुरू कर दें। अगर आप जिस दिन उसके कैलकुलेशन में पड़ गए ना, आप उसको कभी शुरू नहीं कर सकेंगे। तो हमने इसको इसी तरह स्टार्ट किया था। हमने स्टार्ट किया दिसंबर तक हम 20 लोग हो गए। फिर उस क्लाइंट के साथ भी हमारा मतलब, अगर जो उस जर्नी पे जब मैं आऊँगा कि वो क्लाइंट उसके बाद जो है वो हमारे पैसे खा के भी गया और वो चला भी गया, और वो फिर हम वी वर इन अ वेरी बैड शेप, और वो पूरी एक जर्नी है कंपनी की। लेकिन ये स्टार्ट था कंपनी का कि जिसमें मैंने इस तरह स्टार्ट किया। और जब स्टार्ट किया तो उस टाइम पे मेरी मास्टर्स भी थी, मैं एडो की जॉब भी कर रहा था, मैं ये भी कर रहा था, और एक और चीज़ कि मैं एज अ टीचिंग असिस्टेंट भी काम कर रहा था। अच्छा, तो जो ITU का टीचिंग असिस्टेंट है इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी। उसमें ये होता है कि आप क्विज़ेस भी आप बनाते हैं, चेक भी आप करते हैं, असाइनमेंट्स भी आप बनाते हैं, आप चेक करते हैं, पेपर्स फाइनल पेपर्स भी आप बनाते हैं, आप चेक करते हैं। अच्छा, और क्लासरूम के अंदर भी आप बैठते हैं टीचर के साथ। ठीक है, तो वो मेरे लिए मतलब इट वाज लाइक कि मैं सुबह 9 बजे ऐड हो जाता था, 9 से 5, 5 से 8 मैं यूनिवर्सिटी जाता था, 8 से 9 मैं अपना जो है वो टीचिंग असिस्टेंट वाली चीज़ों भी देखता था, 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक मैं अपने उधर बैठता था। तो मैंने पूरे 2 महीने सिर्फ 3 घंटे की स्लीप के साथ गुजारा। अच्छा, ठीक है। अब उसमें एडो वाले भी क्योंकि सब जानने वाले थे, तो उधर एक हैं हमारे एहसन भाई, एहसन इजाज़, उनको जब ये पता लगा तो उन्होंने फिर एडो में डॉक्टर साहब को भी बताया, और उन्होंने मुझे बुलाया एडो ने, और मुझे उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि यार तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम अपना काम करो। ठीक है, हम जो है वो तुम्हें मतलब ऑन अ गुड नोट विद बेस्ट विशेज़ हम चाहते हैं कि तुम अपना काम को जो है ना वो देखो, जब भी वापस आना हो हमारे दरवाजे ओपन है। लेकिन अपनी जान भी जुल्म ना करो, पहले तुम्हारी जान जो है वो बड़ी तो वो उनका बड़ा मतलब, मैं ये कहता हूँ कि जब भी इंसान कुछ बनता है उसके पीछे ना एक पूरी जर्नी होती है और लोगों की सपोर्ट होती है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि शुरू से ऐसे स्कूल में जाना, ठीक है, उसके बाद जॉइंट फैमिली में रहना, कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग्स है, कुछ लोगों के लिए हो सकता ना हो, वो ब्लेसिंग रही। फिर एक बैकग्राउंड बड़ा हम्बल था कि मुझे याद है कि 9th तक मेरे फादर जो है वो बाइक पे जाते थे, हमारी एक साथ गांव था, उधर हमारा पेट्रोल की एजेंसी थी, वो हमारे लिए एफर्ट्स कर रहे थे। उसके बाद 9th में मैं नमाज़ के लिए आया था, हमारा स्कूल था बेसिकली, स्कूल के साथ ही मस्जिद थी, तो रमज़ान में वो हमें भेजते थे कि नमाज़ जो है ना जाके मस्जिद में पढ़ें। तो मैं उधर आया तो मैं साथ ना थोड़ी सी 2 नंबरी लगा देता था, मेरा घर भी साथ था। अच्छा, तो नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद आधे घंटे के लिए 15 मिनट के लिए घर निकल गए। तो मैं घर गया तो मुझे जाके देखा तो मेरी दादी माँ रो रही है। मैंने कहा क्या हुआ? तो बताया भी तुम्हारे फादर की जो है जॉब हो गई। ठीक है, और वो डायरेक्ट 19th ग्रेड में, मतलब डिस्ट्रिक्ट लोधरा के, ही वॉज द वेरी फर्स्ट पर्सन जिनकी डायरेक्ट इंडक्शन 19th ग्रेड में हुई। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं कि फिर उसके बाद, लेकिन अभी भी मतलब वो जो एक चीज़ हमें अपने फादर ने भी दी कि ऑलवेज बी हम्बल, मतलब कंपनी हो चाहे तुम्हारे नीचे 100 लोग हो चाहे 1000 लोग हों, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ऑलवेज बी हम्बल। तो वो चीज़ें देखी, मैंने बता रहा हूँ कि जर्नीज़ के अंदर ना एवरीथिंग कंट्रीब्यूट, फिर भाई की कंट्रीब्यूशन, फिर ये इस तरह के मेंटोर्स मिला कि सिस्टम्स में जैसे मिले जिन्होंने मुझे हमेशा एम्पावर किया, अभी तक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। एडो में डॉक्टर साहब मिले, एहसन भाई मिले, वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद कंपनी स्टार्ट हुई और कंपनी की आगे जर्नी जो है वो। So tell me about the company. 2018 में essentially you guys started. It's been almost 4 years or 3 years. 3 years. उस वक्त आपने तकरीबन 20 लोगों से स्टार्ट की, मे बी फर्स्ट 2-3 months में. What happens after that? बेसिकली उसके ऊपर स्टार्ट किया, और उस टाइम चूँकि भाई की जॉब क्रॉस ओवर में थी, इनिशियली वी वर एक्सपेक्टिंग इट विल बी अ बिट ईजी काइंड ऑफ अ जॉब, लेकिन वो बड़ी टफ थी क्योंकि उसमें स्क्रीन ट्रैकिंग भी होती थी, और उसमें यूजली जो 8 आवर्स प्रोडक्टिव का मतलब होता है आपके दिन के 12 घंटे,
कंपैरेटिवली, क्योंकि आपने कुछ भी करना है, आपने खाना खाना है, आपने तो वो आपको पॉज करके जाना पड़ता है। तो इवेंचुअली उनका तो ज़्यादा फोकस रहा उस साइड पे, और मैंने फिर जब क्योंकि उधर से वो हुआ, फिर मुझे मास्टर्स भी छोड़नी पड़ी इस वजह से कि मतलब मास्टर्स में मुझे बड़े और लोगों ने ऑप्शन दिया यार पैसे दे के थीसिस करा लो। मैंने कहा उस डिग्री का मेरी सारी ज़िंदगी के लिए मेरे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रहेगा हाँ। कि यार इतनी मेहनत करके तो वो ना हो कोई बात नहीं, हाँ। ठीक है, लेकिन उससे अच्छा यही है कि मैं ऐसी कोई चीज़ ना करूँ। तो खैर उसको स्टार्ट लिया। फिर मैं चूँकि फुल टाइम उसके ऊपर एक एज आ कह लेंगे डेवलपर काम कर रहा था, और उसी से मैंने तो आई वॉज नॉट एक्टिंग एज अ CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आई वॉज जस्ट एक्टिंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काइंड ऑफ थिंग। तो कंपनी तो ऑन की, लेकिन वही जैसे सलीम गौरी साहब कहते हैं कि आई वॉज अ स्वीपर एज वेल, आई वॉज दी क्योंकि सारा काम मैंने उसको स्टार्ट लिया और उस पेन से कि HR के मसले मैं हल कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट्स भी मैं बना रहा हूँ, और यूजली कॉन्ट्रैक्ट्स थे ही नहीं। सारे जानने वाले थे, अच्छा तुम्हारी ये तनख्वाह है, चलो जी तुम्हारी ये होगी, इस तरह होगी। और उसमें भी लोग इस तरह से जुड़ना शुरू हुए कि यार फ़लाँ दोस्त है वो भी फ्री बैठा हुआ है, मैंने कहा अच्छा यार ले आओ। फ़लाँ दोस्त जो है वो यार लम्स में उसकी जॉब है, वो मज़े का मतलब उसको मज़ा नहीं आ रहा, तो वो इधर HR के काम कर लेगा, अच्छा यार उसको ले आओ। तो टीम इनिशियली इसी तरह ही बिल्ड हुई, और इसी तरह ही मेरे ख्याल में जिससे भी आप पूछेंगे ना उसकी टीम इसी तरह ही बिल्ड होती है। तो उधर से स्टार्ट लिया। जाते जाते आप कह लें कि हम तकरीबन मार्च तक कुछ चले इस क्लाइंट के साथ। उसके बाद उसने कहा कि यार मेरे पास जो है ना पैसे देने को नहीं है, ठीक है। पहले मैंने बता दिया कि कितने रेट पे हम काम कर रहे थे, उसमें भी उसने कहा कि यार अब मेरे पास पैसे नहीं है देने को। तो हमने कहा यार चलो आधे पे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बाकी हम बिल्ड करते रहेंगे। अच्छा, फिर आधे पे काम शुरू किया। फिर कुछ टाइम के बाद हुआ ये कि उसने मुझे, क्योंकि जो मेरे ऑफिस था वो हुआ, साथ एक और ऑफिस ले लिया, कुछ 1-2 प्रोजेक्ट्स और साथ कोशिश की, वो मिल गए। वो छोटे प्रोजेक्ट 2 लोगों के 3 लोगों के। तो करते कराते आप कह लें कि हमारी टीम 30 के अराउंड पहुँच गई उसमें। उसके बाद हुआ ये कि उस क्लाइंट ने मुझे कहा यार मुझे तो अब जगह जो है वो बड़ी चाहिए होगी, और मेरी तो फंडिंग आने लगी है। वो इंटेल से बात कर रहा था, मतलब इट वाज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इंटेल से बात हो रही है, डेल से बात हो रही है। तो उसने कहा यार ये तो जगह बड़ी थोड़ी है, ठीक है, तो मुझे बड़ी जगह चाहिए। अब मैं एक यंग एंटरप्रेन्योर था, मैंने क्या किया, मैंने एक नई जगह ली, 2.5 कनाल का एक घर था, जो सेविंग थी सब कुछ उधर लगा दिया। सारा तो नया फर्नीचर लिया, एक बड़ी जगह को ऑक्यूपाई करना भी एक एक्सपेंस था, कोई कैलकुलेशन नहीं की थी, उठा के उधर चले गए। अब उधर गए, अगले दिन जो CEO था, क्योंकि मेरे साथ कम्युनिकेशन रहती थी CTO से, तो CEO से बात हुई, तो उसने कहा यार फंडिंग है तो कोई हालात नहीं है, और मैं तो जो दे रहा हूँ अब मैं वो भी नहीं दे सकता, तो अब इट्स 0, ठीक है। और अब कह लेंगे जो सेविंग्स थी, जो कुछ था वो, और ना मैं टीम को बता सकता हूँ। अब मतलब कुछ चीज़ें शुरू से ऐसी थी कि मैं अब ऑफिस आ रहा हूँ, टीम को नहीं पता, टीम अपना काम कर रही है, खुश हैं लोग, मैं उनको देख रहा हूँ, और मैं अंदर मतलब मुझे टाइफाइड हो गया। अच्छा। तो फॉर 10 डेज़ आई वॉज बेड रिडन, मतलब मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी आके। फिर मैंने ना, और उस जर्नी के अंदर मेरे साथ एक ऐसा मिरेकल हुआ, ठीक है, कि अगर मैं मतलब हिस्ट्री में कभी नहीं ऐसा हो किसी के साथ हुआ होगा। तो वो खैर वो अल्लाह से दुआएं मांगी, रमज़ान, वो भी रमज़ान के दिन थे, तो अल्लाह से दुआएं मांगी कि अल्लाह पाक इसमें मदद करें, ठीक है। और हिम्मत बांधी कि यार या ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो लोगों को माजरत करेंगे और क्या करें। तो हुआ ये कि एक अपवर्क के ऊपर मैं ऐसी, क्योंकि आपको पता है जब बंदा इससे उसमें होता है ना तो बड़ा वो होता है, इम्पेशेंट सा होता है, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, वो लगा हुआ होता है। तो एक जॉब पोस्ट के ऊपर ना मैंने बिड की कि भाई की एक प्रोफाइल उसने बनाई हुई है कि मेरा ये एक्सपीरियंस है और AML स्पेसिफिक, मैंने वो ली, मैंने उसको ना अपवर्क के ऊपर बिड कर दिया। उसके बाद उस क्लाइंट का मुझे जो रिस्पॉन्स आया उसका यह है कि ओके आई विल हायर यू ऑन मंडे। बीच में कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब मैंने सिर्फ वो उठाया एक टेम्पलेट, मैंने उसको भेजा, उसको मुझे रिवर्स आया, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं इतना, मैंने कहा यार मतलब मुझसे बात कर रही हो, मुझसे बात कर रही हो, मतलब क्या चीज़, मतलब मेरे से बात कर रही हो क्या। मंडे को मैं सुबह उठाऊँ, मुझे सामने कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है। अच्छा, अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है इट वाज एट दैट पर्टिकुलर टाइम इट वाज $40 an hour। अच्छा, फॉर वन रिसोर्स एसेंशियली। सो 5 रिसोर्सेज की कॉस्ट वहाँ पर आ रही है। हाँ। अब इसके बाद आगे क्या हुआ, अच्छा उसने मुझे अपने स्लैक्स पे ऐड किया, ठीक है। स्लैक पे फिर मेरी बात हुई उससे, मैंने कहा अच्छा व्हाट नेक्स्ट। उसने कहा मुझे 2 बंदे और चाहिए मशीन लर्निंग के। मैंने अपने एक रिसोर्स थे, मैंने उनकी रिज्यूमे ली, मैंने कहा ये आप, मतलब उनको रिज्यूमे दी, उसने कहा कि हायर हिम, ठीक है। मैंने कहा आप क्या, उसने कहा एक और चाहिए। मैंने एक और रिसोर्स की रिज्यूमे उठाई, मैंने उसको दी, उसने कहा हायर हिम एज वेल। तो बैठे बैठे हम $120 पे हो गए, शायद दूसरे क्लाइंट से हम उतना कमा भी नहीं रहे थे। अब इसका मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि कैसे हुआ, ठीक है। मैं इसको सिर्फ ये समझता हूँ कि नीयतें जो होती हैं ना, उसके अगेंस्ट जो रिवॉर्ड होता है वो, और रिस्क जो है वो उसकी ज़ात ने देना है, और ये बिज़नेस में आगे आपका बिलीव जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये हुआ। फिर उसके बाद मैं मतलब क्योंकि रिकवर भी हो गया, तो मैंने टीम को बुलाया, मोस्ट लोगों को मैंने उधर लगाया, कुछ जो रह गए थे मैंने कहा यार मुझे बस बिज़नेस है, यू डोंट हैव टू टेक टेंशन, ठीक है। ये पूरे महीने से हमारे साथ ये चल रहा था। मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे
आप भी और आपकी फैमिलीज नज़र आ रही थी कि यार मैं उस टाइम पे आपको बताऊँ आप भी परेशान हो, जब मैं एक बंदा परेशानी बर्दाश्त कर सकता हूँ तो मैं आप सब पे क्यों उसको मैं उसके लिए वर्क अराउंड ले रहा था। अल्लाह पाक ने हम पे करम किया है, तो अब आप बेफिक्र हो जाए, ठीक है। और वो भी टाइम था जिस तरह से मैंने एज अ CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैं बात कर रहा हूँ 2019 के मई जून की, राइट। तो उधर से फिर मैं एक स्टेप ऊपर हुआ और फिर मैंने एज अ CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सोचना शुरू किया कि नहीं, मैंने कभी भी एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्टक नहीं होना, मैंने उस प्रोजेक्ट से बाहर निकलना है। मैं फिर प्रोजेक्ट से बाहर निकला, तो फिर उसके बाद पुराने वाले भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया ना, वरना आप उन्हीं के उस पर लगे रहते, पूरी जिंदगी उस पर ही लगे रहते, तो आप उससे आपको रियलाइजेशन है कि यार आप यू कैन नॉट डिपेंड ऑन वन पर्सन। एंड आई थिंक जो रियल ग्रोथ उसके बाद आपकी आई होगी, उसके बाद हमारी असल जर्नी शुरू हुई कि उस टाइम पे फिर डिपार्टमेंट्स बनाए। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी वाले को मतलब टेक्निकल में कुछ लोग और इंडक्ट किए, उनको कहा अभी टेक्नोलॉजी इज़ नॉट माय पीस ऑफ केक, मैंने इसमें नहीं घुसना, प्रोजेक्ट्स हैं, ये क्लाइंट्स हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरा काम है बाकी चीज़ों को देखना, ठीक है। फिर पहले साल हमने एक जो गलती और की, जो मेजोरिटी लोग करते हैं कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे होते हैं। मुझे एक शौक था ये ML का, ठीक है, तो मैंने उसमें ये किया कि साथ डिजिटल मार्केटिंग भी शुरू की। अब डिजिटल मार्केटिंग क्यों शुरू की, क्योंकि उस टाइम हम डिग्री में पढ़ते थे जी, रिटर्न फोरकास्टिंग, शेल्फ मैनेजमेंट, इन्वेंट्री के ऊपर काम करें, ये और वो। तो जब मैंने कहा यार ठीक है, डाटा कहाँ से आएगा, चलो कुछ नहीं होता, डिजिटल मार्केटिंग करके डाटा उठाएंगे। जब मैं डिजिटल मार्केटिंग में घुसा तो मुझे नज़र आया कि यार लोग तो इधर डिजिटल मार्केटिंग के लिए तैयार नहीं है, तो जो बात मैं करता हूँ आगे AML की, ये तो आज से 5 साल बाद की कहानी है और मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, मुझे हमेशा रिलाय किसी पे करना पड़ेगा। तो मैंने 1 साल उसको चलाया, लेकिन फिर मैंने उस डिपार्टमेंट को कट ऑफ कर दिया। हालांकि हम ब्रेक इवन पे थे, लेकिन मैंने कहा ब्रेक इवन, ये प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट द थिंग, टॉप ऑफ माइंड आपका वहाँ पे लूज हो रहा है ना कॉन्स्टेंटली। तो मैंने कहा मेरा सारा फोकस जब उधर जा रहा है, ठीक है, तो इट्स नॉट वर्थ इट, मैंने उसको कट ऑफ किया। फिर एक और जो चीज़ हमने पहले साल में अंडरस्टैंड की, मतलब पहले साल को अगर मैं नैरो डाउन करूँ जो उसकी लर्निंग्स थी, वो एक ये कि आप कभी भी एक रिसोर्स के ऊपर और एक क्लाइंट के ऊपर रिलाई नहीं करें, ठीक है। और एज अ CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत डिफरेंट है। अगर आप किसी एक चीज़ में स्टक हो गए, फॉर एग्जाम्पल मैं डेवलपमेंट में अगर स्टक हो गया था, तो ऑर्गेनाइजेशन तो यू कैन नॉट कॉल इट एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स जस्ट यू आर अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम, ठीक है। और प्रोडक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट गया तो उसके बाद आपके, तो वो फिर हमें जो दूसरा प्रोजेक्ट आया उसमें हमने कुछ डिपार्टमेंट्स बिल्ड की। दूसरा यही कि अपना फोकस एक चीज़ के ऊपर रखें, ठीक है। अभी आप देखेंगे सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी 50 सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, तो आप कभी जब तक आप स्पेशल नहीं है, आपकी स्पेशलिटी उसके ऊपर नहीं है, तो आप उसके ऊपर ग्रो नहीं कर सकते और आपके रेट्स जो हैं वो वही रहेंगे। फॉर एग्जांपल 8 से 40 पे गया, लेकिन चूंकि 40 नीश का काम था, मेरी अब स्पेसिफिक ग्रिप थी उस पर, उसको पकड़ा उस टाइम पे। अच्छा, एक और जो चीज़ कि इनिशियली हमारा काम सिर्फ AI और ML के ऊपर होता था। हमने कहा जी AI और ML के अलावा कोई काम नहीं करेंगे, और बैक एंड का भी काम आता था, नहीं लेते थे, फ्रंट एंड का नहीं लेते थे। ये काम जो है मतलब एज अ कंपनी आप सिर्फ AI और ML के ऊपर स्केल नहीं कर सकते, राइट, ठीक है। उसकी वजह ये है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब को अगर आप देखें तो यूट्यूब आज से 5 साल पहले अपने रिकमेंडेशन सिस्टम के बगैर भी यूट्यूब ही थी, चलती थी, ठीक है। अभी जो आपकी 90% ऑफ द जो क्लाइंटेल है उसको मस्ट हैव्स की ज़रूरत है, उसको नाइस टू हैव्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बड़े लिमिटेड से लोग हैं जिनको उसकी ज़रूरत है। इसको ज़रा एक्सप्लेन करें फॉर द ऑडियंस, मस्ट हैव्स एंड नाइस टू हैव्स, क्योंकि आई फील लाइक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिस्टेक यही होती है, जो इंजीनियरिंग मेंटालिटी है ना, वो कॉन्स्टेंटली इसी में लगी रहती है कि यार मैं इसके अंदर ये वाला इंजन भी डाल दूँ, मैं इसके अंदर ये वाले टायर भी डाल दूँ, बट एक्चुअल में जो प्रोडक्ट की मेंटालिटी है वो पाकिस्तान में बड़ी लैक करती है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। देखें, इसमें फॉर एग्जांपल मैं जैसे यूट्यूब की एग्जांपल देता हूँ कि यूट्यूब बगैर अगर रिकमेंडेशन इंजन उसका एक दिन फेल भी होता है ना, तो यूट्यूब स्टिल विल बी देयर, ठीक है। स्मार्ट नहीं होगी, बट वो आपको जो उसके मेजर फीचर्स हैं वो आपको सारी सर्व करेगी, आपको सर्चिंग भी करवा देगी, आपको उसमें वो वीडियो भी प्ले कर देगी, आपको नेक्स्ट का फीचर भी दे देगी, सब कुछ करेगी, ठीक है। रिकमेंडेशन होना एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, लेकिन जो आपके 90% इवन के US के अंदर भी, इधर से हमें बैठ के लगता है कि US के लोग जो है ना बहुत एडवांस है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ स्टेट्स हैं उसमें, और या अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की आपको बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर आपको ओपन CV का या इस तरह के जो ये स्ट्रीम्स हैं, या आपको सेफ सिटी के अलावा बहुत ही रेयर आपको कोई नज़र आए, ठीक है। लेकिन आपको नज़र आएगा जी CV का इंजीनियर, ओपन CV पे लोग, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट उसकी जो क्लाइंटेल है बड़ी कम है, या फिर बहुत हाई एंड लोग हैं। अब वो बहुत हाई एंड लोग इनिशियली कि फॉर एग्जांपल अब जी किसी एयरप्लेन वाली कंपनी को चाहिए, तो इनिशियली स्टार्टिंग में आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि उनके एक प्रोसेस है, ठीक है। इट इज़ नॉट कि वो नहीं आना चाहते, उनके प्रोसेस अलाउ ही नहीं करते कि वो एक साइजेबल कंपनीज होती हैं, उसकी एक हिस्ट्री होती है। तो ये एक मसला जो है वो रहता है कि आपको नाइस टू हैव्स की तरफ पहले जाना चाहिए, सॉरी मस्ट हैव्स की तरफ पहले जाना चाहिए एज अ कंपनी। तो उसमें फिर हमने थोड़ा सा अपना फोकस चेंज किया, हमने AI/ML को बाय पे ले गए, ठीक है, और हमने अपनी जो स्पेशलिटी बनाई वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट बनाई, राइट। अब होता है कि हर प्रोडक्ट के अंदर AI/ML ज़रूर होती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर या ओवरऑल
मेजोरिटी 90% मेरे ख्याल में 80% काम जो वो रिकमेंडेशन सिस्टम को आप AIML कहते हैं, ठीक है, और वही है, ठीक है। अब रिकमेंडेशन सिस्टम 2 बंदे बनाते हैं, आप एक टाइम पे कितने रिकमेंडेशन सिस्टम बना लेंगे, और वो एक ही कोड है, वो उसमें डाटा बस आपने मोल्ड करना होता है। तो आपकी 10-15 से ऊपर की कंपनी पॉसिबल ही नहीं है कि आप सिर्फ ML के ऊपर कि आप कहेंगे सिर्फ चैट बोर्ड्स के ऊपर हम यही मतलब वो करेंगे, ठीक है, आप बना नहीं सकेंगे। तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट की टीम चाहिए होती है। प्रोडक्ट की टीम है 15 लोगों की, एक उसमें 2 लोग आपके AML के हैं, दैट्स गुड। तो उससे फिर आपकी ग्रोथ जो है वो उस तरह से हो सकती है। उसके अलावा आपकी जो ग्रोथ है वो सिर्फ AML पे आप कहें जी मैं चैट बोर्ड्स बना के 100 लोगों की टीम या 1000 लोगों की टीम बनाऊंगा, तो मेरे नज़दीक वो नहीं है। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन वो मेरे नज़दीक वो चीज़ इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ उसके ऊपर स्केल करें। तो यू हैव टू डू डिफरेंट। इस तरह ब्लॉकचेन की बात ले लें, किसी भी, दे आर ऑल बाय प्रोडक्ट्स। मेन जो है वो आपको कोई अपनी नीश पकड़नी पड़ेगी। तो हमने फिर उससे थोड़ा सा पिवट किया। फिर हमने पहले साल के अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर आए। विद इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमारे पास इस तरह के अमेजिंग क्लाइंट्स हैं जिस तरह का हम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने US गवर्नमेंट के लिए काम किया। US गवर्नमेंट के लिए मतलब काम करना इधर पाकिस्तान से बैठ के, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने इनिशियली जब भी हमने फॉर एग्जांपल हमने एज अ कंपनी बहुत कम लोगों के साथ काम किया है, ठीक है, हमारी क्लाइंटेल कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जिसके साथ काम किया है फुल डेडिकेशन, ऑनेस्टी, रातें लगी हैं, दिन लगा, मतलब हमारे साथ जो क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स भी आते हैं वो कहते हैं कि आपकी जो नंबर 1 चीज़ है वो डेडिकेशन है। तो उसकी बेस पे उसने फिर हमारे साथ US गवर्नमेंट के साथ पार्टनर करके, और वो भी टैक्स कलेक्शन का पोर्टल, ठीक है, कि जैसे इधर आपका FPR का सिस्टम है, हमने एक टूल बनाया है सिक्योर टैक्स ऑफिस। वो बेसिकली लुइसियाना के स्टेट में कोई 10 पैरिशेस को इस दफ़ा सर्व कर रहा है। तो ये पहला साल था। अगली दफ़ा हमारे पास तकरीबन कोई 50 से ज़्यादा की कन्फर्मेशन आ गई है, और हमारा टारगेट 100 शेरिफ्स है। तो 100 शेरिफ्स को आप समझ लेंगे 100 सिटीज़ के अंदर हमारा टूल जो है वो टैक्स कलेक्ट करेगा। और इस दफ़ा भी हमने कोई अरबों डॉलर का टैक्स उस टूल से कलेक्ट किया। अच्छा। तो उस सारी की इन्फॉर्मेशन इधर बैठ के होना, इट्स आई थिंक ये एक ऐसी अचीवमेंट है जो एज अ पाकिस्तानी, और ये फ़ख्र से जो हमारा उधर का पार्टनर है वो बताता है कि टीम जो डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान में बैठी है। दूसरा हम जो काम करते हैं वो RVs के साथ है, रिक्रिएशनल व्हीकल्स, जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं कि ट्रकों के अंदर जो घर होते हैं। तो उसके साथ हम कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो फिर हमने क्या किया कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो है नॉन टेक्निकल, राइट, ठीक है। हम उसमें अपनी स्पेशलिटी डाल देंगे। हम उसको कहते हैं यार तुम्हारा काम है मार्केटिंग और सेल्स करना, हमारा काम है उसको बना के देना। तो हमने फिर अपनी पूरी टीम इस तरह की बिल्ड की है कि जो डेवलपमेंट करती है प्रोडक्ट्स की, राइट, ठीक है। अगर ऑन हाई लेवल जैसे हमारी कंपनी सर्विस कंपनी है, वो 2 तरह से ऑपरेट करती हैं, रिसोर्स आउटसोर्स करती हैं या फिर डेवलपमेंट करते हैं। तो हम रिसोर्स आउटसोर्स नहीं करते, मतलब अगर कंसल्टिंग कंपनी नहीं है ना, आप प्योरली जो है वो ये है कि एंड टू एंड पूरे प्रोडक्ट बना के दे देंगे या वो कर देंगे डेवलपमेंट। और उसके बाद उसके मेंटेनेंस भी हमारे पास है। तो इट्स एक जो चीज़ जो सबसे अच्छी है कि हम सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी होकर प्रोडक्ट के मज़े ले रहे हैं कि हमारे पास जितना भी स्केल आगे हो रहा है, सारी की सारी आप कह लें कि जो प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट शिप हो गया, उसके बाद मेंटेनेंस भी हम करते हैं। इवन के फीचर लेवल पे भी हम इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आपने कोई नेक्स्ट फीचर मैंने लाना है तो वो मेरे पास उसकी पूरी 100% ओनरशिप है। मैं क्लाइंट को बताता हूँ कि यार अब नेक्स्ट फीचर ये आ रहा है, राइट, ठीक है। तो वो उससे हमें फ़ायदा ये हो रहा है कि हम जितना ग्रो कर रहे हैं वो बड़ा स्केलेबल ग्रोथ है। वो ऐसे नहीं है कि कल को क्लाइंट कहे कि नहीं यार अब बस जो है ना 5 रिसोर्सेज मुझे नहीं चाहिए, तो वो ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि उसने आगे उनको एज अ सैस सेल किया, वो कंटिन्यूस बिजनेस ले रहा है, बिजनेस लेके उसके करोड़ों डॉलर जो हैं वो उसमें इन्वेस्ट हुए हुए हैं। तो वो उसके पास कोई वे नहीं है बैक करने का। राइट। स्टार्ट आपने अपवर्क से किया था, ऑब्वियसली आप वहाँ पे प्रोजेक्ट ले रहे थे। एट दिस पॉइंट इन टाइम आर यू स्टिल यूजिंग अपवर्क? अब आपकी जो एक होता है ना स्टाइल के, फिर आपकी रिलेशनशिप्स इतनी बिल्ड हो जाती हैं कि दैट प्रोजेक्ट ब्रिंग्स यू मोर प्रोजेक्ट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी अपवर्क पे भी मैं थोड़ा सा मतलब अगर मैं अपनी प्रोफाइल उसमें शेयर करूँ तो डेटिक्स इज़ दी ओनली इन माई knowledge is the only expert vetted agency on Upwork. Right. So expert vetted is basically the top 1% talent on entire Upwork. उसके पूरी उनकी स्क्रीनिंग है। मतलब इनिशियली अगर Upwork के बैचेस आप देखते हैं तो इट स्टार्ट्स विद राइजिंग टैलेंट, देन इट्स टॉप रेटेड प्लस, और उसके बाद फिर एक्सपर्ट वेटेड का बैच है जो वो ऑनरी तौर पे देते हैं। कभी टेस्टिंग सिस्टम होता है। तो मैं और उमर दोनों जो भाई हैं हम दोनों एक्सपर्ट वेटेड हैं, और हमारी एजेंसी इज़ दी ओनली एक्सपर्ट वेटेड एजेंसी। राइट। लेकिन लास्ट 2 साल से मैंने कोई नया बिजनेस अपवर्क से नहीं लिया। राइट। ठीक है। उसकी जो रीज़न है वो यही है कि अपवर्क भी जो है वो, या कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म आपको टिल 15, 20, 30 पीपल तक की टीम लेके जाते हुए इट्स अ गुड अप्रोच, वो आपको लेके जा सकता है। लेकिन उससे आगे की अगर जो आपने ग्रोथ करनी है तो यू हैव टू रिलाई मोर ऑन प्रोसेसेस, ठीक है, जिसमें लिंक्डइन का पूरा एक स्केल्स का मैकेनिज्म है। तो हमारी एज अ कंपनी अब सारा एम्फोसाइज जो है वो इससे, हालांकि ऐसा मतलब मैं इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल का मतलब ये है कि मैं अगर आज बिड करूँ तो मुझे शाम को प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। बट इसके अंदर भी एक लेसन है कि क्यों नहीं करते, मतलब क्योंकि द गोल इज़ नॉट पैसा, गोल इज़ टू ग्रो इन अ सस्टेनेबल वे। अब मैं बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जब आप लिंक्डइन के थ्रू बिजनेस लेते हैं तो उसकी क्या वो होती है। अपवर्क के ऊपर एक फिलॉसफी है कि अपवर्क के ऊपर बिजनेस मिलता है आपकी अपवर्क की प्रोफाइल पे, ठीक है।
लिंक्डइन पे या कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे मिलता है आपकी कंपनी की वर्थ पे। राइट। कंपनी की वर्थ क्या है कि वो इंडिपेंडेंटली आके सर्वे करता है, आपकी लिंक्डइन पे भी जाएगा, आपकी फेसबुक पे भी जाएगा, आपको वेबसाइट को भी देखेगा। फिर उसमें ये होता है कि एक लीड का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आता है, ठीक है। अपवर्क के ऊपर यूजुअली होता है कि एक ही बंदा वो देखता है, सारा बिड करता है, वो प्रोजेक्ट फास्ट है। लिंक्डइन के ऊपर होता ये है कि किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आता है, आप अपनी सेल्स वाला बंदा उसको पहले थोड़ा सा इनिशियल वो करता है, फिर वो टेक्निकल टीम को इन्वॉल्व करता है, टेक्निकल टीम अपनी स्कोपिंग करती है। तो पूरा फनल से जब आप गुजरते हैं ना, तो आपको अपने जो डिपार्टमेंट्स के लूप होल्स हैं वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी अगर कॉस्टिंग ज़्यादा हुई, क्लाइंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया और आपको पता लगा कि शायद कॉस्टिंग में मसला था, एस्टिमेट में मसला था, आपकी वेबसाइट ठीक नहीं है, इसका मतलब अगर आपके ओपन रेट नहीं हो रहा है, आपकी ईमेल स्पैम हो रही है, आपकी ईमेल्स पे मसला है। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस से आप गुजरते हैं ना, तो इसके अंदर इतनी कमाल किस्म की लर्निंग छुपी हुई है, ठीक है, जो आप कभी अपवर्क के थ्रू कर ही नहीं सकते। और अपवर्क जैसे मैं बता रहा हूँ कि 25-30 लोगों तक तो ठीक है, ठीक है। या फिर लोग ये करते हैं कि वो उनके पास 10-10, 20-20 अपवर्क के आईडीज़ हैं। मेरे नज़दीक बड़ी कंपनी बनने के लिए आपको अपवर्क से जान छुड़वानी पड़ती है, ठीक है। आपको ऐसे टूल्स की तरफ आना पड़ता है, और ये फिर आपके गैप्स जो हैं वो खोल खोल के आपको दिखा रहे होते हैं कि आपके रिसोर्सेज में मसला है, आपकी वेबसाइट में मसला है, आपकी मार्केटिंग में मसला है। तो हमारा अब जो सारा एम्फसाइज है वो एक किस चीज़ पे, दूसरा ये कि हमारा पार्टनर नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग हुआ कि हमने इधर से यूएस में अपने पार्टनर के साथ मिलकर एक कंपनी भी बना ली, राइट, ठीक है। अब था ये कि विद इन दिस जर्नी मुझे जो एक इनिशियल क्लाइंट मिला, मतलब जो मैं दूसरा बता रहा था कि जो एक मिरेकल हमारे साथ हुआ कि वो क्लाइंट $120 वाला है, इवेंचुअली वो भी हमारे पैसे खा के चला गया। अच्छा, ठीक है। तो ये होता है मतलब स्टार्ट, क्योंकि लेकिन इन दोनों को मैं अभी भी इसलिए अच्छे अल्फाज में याद रखता हूँ कि जिस टाइम पे उन्होंने हमें सपोर्ट किया और जिस टाइम पे उन्होंने हमें अपलिफ्ट किया, ठीक है, अगर वो ना होते तो हम इधर तक ना होते। तो वो उनकी ये बड़ी अच्छी एक चीज़, वही वाली बात है ना कि दिस इज अ ग्रोथ मेंटालिटी का एक वो है कि आप हमेशा देखेंगे यार मैंने क्या इससे गेन किया, रादर देन कॉन्स्टेंटली फोकसिंग ऑन कि मैंने क्या लूज़ किया। हालांकि वो लूज़ शायद बहुत छोटा हो, लेकिन आप उसको इतना सर पे चढ़ा लेते हैं कि आप अपना कर नहीं सकते, फोकस लूज़ कर जाते हैं। वेयर एज व्हेन यू आर ऑलवेज विद अ ग्रोथ मेंटालिटी एंड ऑलवेज विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, तो इट्स वेरी easy for you to cut the noise and focus on the prize which is where the growth is, and that's amazing. तो उससे फिर ये हुआ कि उसके बाद एक और जो मैं क्लाइंट मिला, तो उसने उस टाइम पे ना अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, और वो 1992 से फील्ड में, और मैं 96 में पैदा हुआ था। मतलब मेरे अपने एक्सपीरियंस से एज से 4 साल ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस था, राइट। तो उसने जब अपनी कंपनी बनाई तो उसने उस टाइम में मुझे ऐड किया उसका अपनी टीम में। मतलब प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट के लिए मैं उसके साथ जब लाइन हुआ तो उसने मुझे अपनी टीम में एज अ चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर ऐड किया, और बाकी सारे जो उस रूम में, हम कोई तकरीबन 9 लोग थे, 8 जो बाकी लोग थे उन सब का तजुर्बा मेरी एज से ज़्यादा था, ठीक है, तकरीबन सारी होते। और उसमें आई वॉज लकी, मतलब मैं बता रहा हूँ कि जब इंसान की नीयतें ठीक होती हैं तो मिलती हैं उसको चीज़ें ऐसी। अब मैं उस रूम में उसके साथ बैठता था, तो वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस वो मुझे साथ साथ, मैं इधर CEO था डेटिक्स का, साथ उसके साथ चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर भी था, तो उधर से वो लर्निंग जो होती थी, वो ह्यूमन रिसोर्स के मसले उनको भी आते थे, वो गाइड करते थे। तो एक चीज़ ये कि उसने डेलीगेशन की लोगों की, कि फॉर एग्जांपल हम सिर्फ हफ्ते में एक दफ़ा मिलते थे, बाकी हफ्ते में उसका हमारे पे इतना ट्रस्ट था कि उसने हमें बताया हुआ था कि ये करना है। तो मैंने फिर वो चीज़ जब उससे सीखी, मैंने आगे डिपार्टमेंट से बिल्ड कर दी है, ठीक है, कि डेवलपमेंट का अलग है, अब उसमें उमर CTO है तो वो देखता है, उसके बाद VP है, उसके बाद इंजीनियरिंग मैनेजर्स हैं, सारा वो इसी तरह हेड ऑफ मार्केटिंग, हेड ऑफ HR। अब इवन के HR के ऊपर मैंने 12 साल एक्सपीरियंस जब HR ली, तो मेरी टीम का साइज़ अभी 50 के अराउंड है। तो लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम 12 साल वाली HR को मतलब सिर्फ 50 लोगों के लिए, मैंने कहा मैं 50 के लिए नहीं ले रहा, मैं 500 के लिए ले रहा हूँ। क्योंकि यूजुअली आप देखेंगे कंपनी की जर्नीज वो 100-150 को टच करती हैं, उसके बाद वो कोलैप्स कर जाती हैं, क्योंकि वो लगी रहती है बिजनेस आई जाए। इस तरह की ग्रोथ अगर आप अपने एक्सपीरियंस से नहीं लर्न करते, लोगों को नहीं देखते, तो फिर इसका मतलब है कि आपने नहीं कुछ सीखा, ठीक है। तो हमारे पास तो जितनी इन्फॉर्मेशन की एक्सेस है, तो खैर उसके साथ जब मैंने उस तरह से उसकी कोर टीम में काम किया तो एक ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया। तो उसने फिर साथ मिलकर मेरे साथ एक और कंपनी बना ली। एक तो उसकी है डीलरशिप टूल किट, जो डीलरशिप्स को हर तरह के मतलब टूल्स प्रोवाइड करती है, जिसमें उनको कह लें कि डीलरशिप CRV की डीलरशिप्स को, कि उनके सेल्स इन्हांस करना, उनकी मार्केटिंग, इस तरह की सारी चीज़ें। फिर साथ उसने मिलकर एक और एंटिटी बनाई जिसके थ्रू हम इधर की गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो डेवलपमेंट सारी इधर से मैं लुक आफ्टर करता हूँ, उधर से सेल्स वो करते हैं। फिर उसके अलावा और हमारे जो क्लाइंट्स हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट RV डीलर्स इन द US, वो हमारा क्लाइंट बना। तो ये हमारी फिर इसके बाद जो है वो एक जर्नी रही। और जो इसमें मतलब मैं बताना चाह रहा था चीज़ कि वो ये जो डेलीगेशन वाली चीज़ें हमने उससे सीखी उस क्लाइंट के साथ डायरेक्ट काम करके, और उससे जो हमारी मतलब ग्रोथ हुई एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो रिमार्केबल रही। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हुई, वो ये रेप्लिकेट करना शुरू की। तो ये बड़ी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें आपके साथ जर्नी में हो रही होती हैं जो आपको कह लें कि बड़ा अपलिफ्ट करती हैं। मेक सेंस। थोड़ा सा मैं कॉन्वर्सेशन को स्विच करूँगा, वेर ऑलमोस्ट एट द 1 hour मार्क, इसके मैं ख़त्म करता हूँ, लेकिन मैं इसको, अगर आपके पास टाइम है तो मैं इसको कम से कम आधा घंटा और ले जाना चाहूँगा।
2-3 चीज़ें। पहला तो ये कि जी आपने मल्टीपल टाइम्स फ्रीलांसिंग का जिक्र किया। मैं इसको दो क्रॉस सेक्शनली देखूँगा, और वजह उसकी ये है कि बड़े कम ऐसे लोग होते हैं जो कि वो एक्सपीरियंस लेकर आते हैं जो आपका एक्सपीरियंस है। तो मुझे मौका भी नहीं मिला कभी उस तरह से बात करने का। बट एक तो ये है कि फ्रीलांसिंग के अंदर आपका क्या है कि इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है कि जी मैं बस एक एज एन इंडिविजुअल काम करूं और मैं जो है वो आई एम माई ओन बॉस। एंड उसकी अपनी वीव टॉक्ड अबाउट दैट ऑन द पॉडकास्ट बिफोर एज वेल। उसके अपने मसाइल हैं कि इट्स अनसस्टेनेबल, इट्स वेरी मतलब वो बर्नआउट उसका बहुत स्ट्रांग है। हर वक्त आप अगर आपको वो पैसे कमाने हैं जो कि आप कह रहे हैं कि मुझे चाहिए, मैं $5,000 $6,000 $10,000, तो आप 18-20 घंटे काम कर रहे हैं और आप बहुत रिडंडेंट काम कर रहे हैं, और क्योंकि उसमें कोई क्रिएटिव वो भी नहीं होती, वो उस तरह से कोई चीज़ नहीं होती, तो इस वजह से आप जो है ना बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो जाते हैं। सो इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग टर्म कि पूरी ज़िंदगी आप फ्रीलांसिंग ही कर रहे हैं। और फिर उसमें ये कि जाहिर है कि अपग्रेडेशन इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजीज एंड ऑल ऑफ दैट, तो आपको कॉन्स्टेंटली अपस्किल करना होता है। इट्स डिफिकल्ट टू एक्चुअली डू दैट अलोन। दूसरा फ्रीलांसिंग का एक ये है कि पाकिस्तान में बिकॉज अगेन वी आर जस्ट बिगिनिंग टू सॉर्ट ऑफ क्रिएट अ वेरी नासेंट इंडस्ट्री, एंड मुझे जो डिस्क्रिपेंसी नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि देयर इज़ स्पेक्ट्रम होता है ना, आईटी के अंदर एक स्पेक्ट्रम है। सो स्टार्टिंग द स्पेक्ट्रम इज़ वेरी वेरी स्मॉल, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, जो आपको क्या कहलाता है ग्राफिक डिज़ाइन कह लें, बीपीओ कह लें, कि जो बेसिकली बीपीओ से जो इंडिया जिस तरह स्टार्ट हुआ कि वो सबसे बॉटम ऑफ द फूड चेन में आपका बीपीओ बैठा हुआ है, कॉल सेंटर वाले उससे लेकर ग्राफिक डिज़ाइन से लेकर बेसिक चीज़ें आपने वो कर दी। और फिर टॉप ऑफ द फूड चेन इस वक्त बैठा हुआ है जी डीप लर्निंग वाला या ML AI, वो सारा बस एसेंशली द जिसको कहा जाता है कि द डेटा इज़ ऑल ऑफ द फ्यूचर, या दुनिया पूरी अब इस तरफ मूव कर रही है। एंड इस पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर एनीवेयर बिटवीन लेट्स से $2 एन आवर और इवन लेस टू $120 एन आवर और $200 एन आवर, जो आपका पक्का एक कंसल्टिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप प्योर डीप लर्निंग वगैरह में जाए तो $200 भी चला जाता है। इस सारे के दरमियान हमारे पास हो ये रहा है कि एक जो बॉटम ऑफ द फूड चेन है इस वक्त मार्केट में ज़्यादा बेचा वो जा रहा है, राइट? बिकॉज आप कर क्या रहे हैं कि आपने जाहिर है हर किसी को आपको बड़ा नंबर चाहिए। एवरीबडी लाइक्स द बिग नंबर, लाइक एवरीबडी लाइक्स कि मेरे पास 10,000 की ऑडियंस हो और वो सुने। 10,000 की ऑडियंस जाहिर है कोई फास्ट से तो नहीं ग्रेजुएट की या GK से तो नहीं ग्रेजुएट की, वो है जो कि इस वक्त जो है ना अकाउंटेंसी पढ़कर आ रहा था, उसने कहा यार मैंने भी IT का काम करना है, तो वो ML तो बहुत दूर की बात है, इट्स अ लॉन्ग वे। तो उसको ज़्यादा रीच आउट किया जा रहा है। एंड सो जो मैस मार्केट है उसमें ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ कि जी हमने IT के अंदर करना क्या है वो बड़ा रैंडम है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि जो टॉप ऑफ द फूड चेन है वो बहुत एरोगेंट है। वो कहता है कि जी IT का काम तो एक्चुअली होता है ML ये तो सारा ड्रामा है, ठीक है। एंड देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन दैट। मुझे ये पाकिस्तान में एक बड़ा मेजर स्ट्रक्चरल फॉल्ट नज़र आ रहा है। हम बहुत बात कर रहे हैं $5 बिलियन की, $10 बिलियन की। कल तो प्राइम मिनिस्टर और वो शौकत तरीन साहब ने $50 बिलियन की भी बात कर दी। प्रॉब्लम आखिर में ये है कि ठीक है, लेट ब्रेक इट डाउन। आप अगर बात कर रहे हैं इस चीज़ की, अगर इंडिया जो है वो 2000 में $1 बिलियन था, आज $150 बिलियन है, तो उसकी क्या ग्रोथ पैटर्न रहा है, किस तरीके से उन्होंने स्केल किया। और जो बार बार आप बात कर रहे हैं स्केल, we are missing that scale. It's very easy to say that if one person can do it, then 10,000 can do it. But it's not that easy. You need the models of Tata Consulting. You need the models of, first of all, वो जो आपने कहा कि जो बड़ा पैसा है वो बड़ी कंपनी करती है जो कि स्केल के साथ जाती है, क्योंकि Fortune 500 किसी रैंडम कंपनी को, रैंडम फ्रीलांसर को ट्रस्ट नहीं करेगी। जिस सेंसिटिविटी ऑफ देयर डेटा, सेंसिटिविटी ऑफ देयर वर्क, आपके पास पाकिस्तान में तो अभी जो बड़ा पैसा है उसके लिए तो वो मसल ही एग्जिस्ट नहीं करता। सो इस पूरे उसके अंदर देयर इज़ अ लॉट, आई कैन स्पीक फॉर एन आवर, बट व्हाट डू यू थिंक राइट नाउ? अगर मैं आपसे स्टार्टर पे एक इंडस्ट्री का ओवरव्यू लूँ और कहूँ कि किधर हम खड़े हैं। बहुत अच्छी बातें तो होती रहती हैं, हम कॉन्फ्रेंसेस पे भी करते हैं, सारा कुछ है, बट रियली एज एन एक्सपर्ट एनालिसिस व्हाट डू यू सी दैट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? आई थिंक लेकिन मैं वो कहता आई कुडंट एग्री मोर। मतलब जो आपने बातें की हैं तो इससे, और शायद आपको इनिशियली हमारा जो इनिशिएटिव टेक्नीशियन का भी स्टार्ट हुआ है वो भी बिल्कुल सेम इसी थॉट प्रोसेस के साथ स्टार्ट हुआ है कि इशू ये है कि हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स अभी हैं, जिनको विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दे आर डेफिनेटली क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़, लोगों को वो कर रहे हैं, बट हमारी यूथ को ये समझना है कि वो इन्फ्लुएंसर उन लोगों के लिए होने चाहिए कि जो डिग्रीज़ उस तरह से नहीं कर सके, जो या कोई BCom किसी ने किया हुआ है, किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है, कोई फीमेल ऐसी हैं जिन्होंने घर बैठ के वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब कर सकती हैं, वेल एंड गुड, ठीक है।
तो मेजोरिटी जो वो चंक है वो जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि आपको नज़र आएगा कि इन्फ्लुएंसर हैं, साथ पता लगेगा कि यार ये कोर्स है, ठीक है, कोई अपना चीज़ों को भी जो है ना वो कर रहे होते हैं, और फिर उन कोर्सेज़ के थ्रू एक जो वाइब जो क्रिएट की गई है। अब सक्सेस का क्राइटेरिया क्या है? सक्सेस का क्राइटेरिया ये बनेगा, ये $1000 कमा रहा है, ये 2000 कमाता है, ये 3000 कमाता है। अगर एज अ कंट्री हमने कभी भी ग्रो करना, और इंडिया की जब हम एग्जांपल देते हैं, ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि हम इस नारे के साथ ग्रो कर सकते हैं कि बच्चा कमाता कितना है। द पॉइंट इज कि वी हैव टू सी के हु क्रिएट्स मोर इम्पैक्ट, ठीक है। अब अगर अर्जिश, अर्जिश एज वेल, ठीक है, अब जिस तरह से वो काम कर रहा है कि वो कनेक्ट करवा रहा है, अब उससे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, ठीक है। इसी तरह अरसलान अली शाह को आप यू मेट हिम एज वेल, ठीक है, कनेक्टेड पाकिस्तान के थ्रू जो वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक हमें इस तरह के रोल मॉडल्स चाहिए जो इस तरह से लोगों को सेल्फलेस वे में गाइड करें कि दिस इज़ द वे डैट वी नीड टू अडॉप्ट, रादर दैन के साथ हम अपने आप को इन्फ्लुएंसर बनाएं और साथ हम कहीं 2000 का मेरा कोर्स है, ये ले लो और ये पैसे कमाना सीख लो, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा हमें लोगों को एक तो इसमें एजुकेशन की ज़रूरत है कि वो ज़रूर लें उन कोर्सेज़ को, लेकिन वो एक रेलिवेटिव ऑडियंस है जो जिसकी ना मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है कि वो 1000-2000 से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है, 5000 कमा लेगा, ठीक है, $5000 से वो ऊपर जा ही नहीं सकता, ठीक है। उसको पहले तो मुझे लगता है कि शायद हमें, मतलब टेक्नीशियन का अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं जी, कि टेक्नीशियन से हमारा जो गोल है वो भी यही है कि प्रोफेशनल्स क्रिएट करने, राइट। अब होता ये है कि आपकी जो एक विद इन डिग्री लोगों को ये चीज़ फैसिनेट कर रही है जी, जॉब्स पे उस पर फ्रीलांसिंग कर लें। हम ये चाहते हैं कि थ्रू टेक्नीशियन इस वॉइस को इन्फ्लुएंस किया जाए कि आपने 3 साल से 5 साल कम से कम जॉब्स करनी है। इस माइंडसेट से निकलेंगे जॉब इज़ अ स्लेवरी, जॉब इज़ नॉट अ स्लेवरी, ठीक है। बल्कि हम कहते हैं, बड़े तो ये कहते हैं कि अगर आप किसी का काम ईमानदारी से नहीं कर सकते ना, तो कभी आप अपना काम भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम सब जॉब माइंडसेट से आए हुए हैं। इंडिया की मिसाल देते हैं तो अगर कोई सीईओ बना है तो इट मीन्स कि वो जॉब माइंडसेट में प्रोफेशनल अच्छा था, ठीक है, तब वो किसी कंपनी का सीईओ बना है। हमारे पास विद इन पाकिस्तान जो ये वाली वॉइस जनरेट हो रही है कि जी जॉब इज़ अ स्लेवरी, इट्स नॉट, ठीक है। अच्छा, क्यों जॉब करनी है? 3 से 5 साल जब आप जॉब करते हैं तो उससे आपको प्रोसेसेस समझ आते हैं। मैं अगर अपनी सिस्टम्स की एग्जांपल दूं तो मुझे उस टाइम पे पता लगा कि डिपार्टमेंट्स होती क्या है, ठीक है। अब मैं 10 डिपार्टमेंट्स आपको गिनवाता हूँ जो मेरी अपनी कंपनी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, सेल्स, अच्छा, फिर उसके बाद टेक्निकल में अगर मैं आता हूँ तो उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनालिस्ट से। बिजनेस एनालिस्ट का काम सारा डॉक्यूमेंट करना, देन वी कम विद यूआई यूएक्स, जो सारे जो बिजनेस एनालिस्ट के काम को यूआई यूएक्स की डिज़ाइनिंग करती है। फिर उसके बाद हमारा आता है डेवलपमेंट में जितनी भी डेवलपमेंट्स में चला जाऊँ। फिर चौथा क्यूए, ठीक है। फिर 5वां डेवऑप्स, ठीक है। फिर उसके बाद स्पोर्ट की टीम आती है। फिर उसके साथ हमारी मार्केटिंग के लिए जो डिज़ाइन है, मतलब अभी और जितनी मर्जी मैं डेप्थ में जाऊँगा तो ये कैसे पता लगता है आपको? जब आप ग्रेजुएट हैं आपको नहीं पता ही नहीं है कि डिपार्टमेंट चलती कैसे, कंपनीज कैसे चलती हैं। तो आई थिंक कि पहले तो वो चीज़ है कि लोगों को ये बात समझाई जाए कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है ठीक है फिर आप करें, लेकिन जो 50,000 से 1 लाख जो ग्रेजुएट निकल रहा है हर साल का, उसको तो कम से कम इस तरफ ना लगाए ना, उसको अपनी पोटेंशियल तो अनलीश करने दें। उसको जॉब के थ्रू ये तो पता लगे कि यार वाकई कल को वो एंटरप्रेन्योर बन भी सकता है कि नहीं बन सकता। अभी उससे पहले ही आपने उसको एंटरप्रेन्योर बना दिया अगर, ये तो फिर इसका मतलब है कि जो खुदा का सिस्टम है, एक हर बंदा अगर एंटरप्रेन्योर हो गया तो खुदा का सिस्टम जो है वो तो चल ही नहीं सकता ना, मतलब हर बंदा हो ही नहीं सकता। तो उसमें जाके जब बंदा फेल होता है, मतलब ये इसी तरह ही है कि मतलब मेरा जो फंडामेंटल एक इख्तलाफ रहता है सीएसएस से और मेडिकल से, बच्चे जो हैं अपना प्लान बी के ऊपर काम नहीं करते, ठीक है। वो क्या करते हैं कि जी सीएसएस पे लगे हुए हैं, कुछ नहीं हुआ, उसके बाद वो कुछ नहीं नज़र आ रहा क्या हुआ। मेडिकल वाले के साथ भी यही होता है कि वो मेडिकल के चक्कर में लगा हुआ है, 1 रिपीट कर ले 2 नहीं हुआ, क्या करें, वो सारी ज़िंदगी ना उसके चेहरे पे एक उदासी आपको नज़र आएगी। जब भी आप उसे बात करेंगे ना, वो एफएससी का उसका जो दर्द है ना वो उससे नहीं निकलता। तो आई थिंक कि ये लोगों को एक तो पोटेंशियल दिखाना बड़ा ज़रूरी है कि भाई आप में से, मतलब जब जॉब से आप गुजरते हैं ना, आपको नज़र आता है कि हाँ यार ये काम मैं कर सकता हूँ। एक छोटी सी मिसाल कि सैलरी आने की जो खुशी है, ठीक है, जब तक आपने खुद फील नहीं की तो आप उसको कैसे किसी और को वो कर सकते हैं, अप्रेजल्स। फिर एक और जो चीज़ जो हमारी मेजोरिटी कंपनी मिस करते हैं, KPIs, ठीक है, कि KPIs मेजरिंग का एक टूल है KPI। जब आप खुद उस सिस्टम से नहीं गुजरे तो आप अपने जूनियर को क्या बताएंगे KPI क्या होती है, यार तुमने इससे अच्छा परफॉर्म किया, बुरा किया, आप फीडबैक ठीक नहीं दे सकते। तो जब आपने कंपनीज़ की तरफ अगर जाना है, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है और इवन कि अच्छा फ्रीलांसर भी बनना है, अब देखें हम ये कहते हैं कि हमारे फ्रीलांसर्स जो है ना, अनफॉर्चुनेटली वो कुछ जगह पे भिखारी बने होते हैं, ठीक है। वो भी तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आप जॉब्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट जब तक नहीं आएगा तो वही काम जो आप एज अ फ्रीलांसर $5 का करते हैं और आप 3 साल जॉब के बाद वही काम आप $50 का कर सकते हैं,
ठीक है। तो टेक द लॉन्गर राउट। अभी हमारी यूथ को जो है वो एक शॉर्टर राउट की तरफ धकेल दिया गया है। उनको बस ये दिखाया गया कि यार अभी से लाख रुपए कमा लो। वो लाख के चक्कर में जो 50 लाख कमा सकता था वो बच्चा, वो उससे हाथ धो देता है। अब वो कलेक्टिव करेगा भी ना, मतलब वो मैथ्स कर ले कि जो 5 साल बाद उसने जहाँ स्टक होना है, $5,000 से ऊपर इंडिविजुअल फ्रीलांसर का जाना इस तरह से बड़ा मुश्किल है। ठीक है, जब उसके पास कोई हाई एंड स्किल नहीं है तो वो 5,000 कर ले, और उसके बाद अगर वो इसी को एंटरप्रेन्योरशिप वाले माइंडसेट पे ले जाए तो वो $50,000 से भी ज़्यादा कमा सकता है, उससे भी ज़्यादा कमा, मतलब देयर इज़ कोई उसमें लिमिट नहीं है। राइट। तो आई थिंक ये जो है, और टेक्नीशियन के थ्रू हम ये चाहते हैं कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे भी इंस्पायर्ड होकर और इसके हम भी कोई एक ऐसा एरिया बनाएं जिसमें हम ये वाली वॉइसेस को बार बार बुलाएं। क्योंकि एक जो मसला है, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा हमें ब्लेम होना चाहिए टेक कम्युनिटी को, कि टेक का जो CEO है, किस कंपनी के CEO ने अपनी जर्नी को बताया इस तरह से लोगों को कि वो उसको सुने। जब वो अपनी जर्नी ही नहीं शेयर कर रहे तो आप यूथ को नहीं ब्लेम कर सकते। असल में ये हमारा फॉल्ट है कि हमने जब वो जर्नी इसी लोगों को नहीं बताई, ठीक है, हम जब उस तरफ गए ही नहीं कि नेटसोल आज जो है वो 1500 की कैसे बनी, सिस्टम्स इतनी बड़ी कैसे बनी, QRMD कैसे बनी। तो आई थिंक कि हम ये चाह रहे हैं कि थ्रू टेक्नीशियन हम इन सब लोगों को इन्वाइट करें, वो अपनी जर्नी शेयर करें और बताएं कि भाई देयर इज़ नो ओवरनाइट सक्सेस। सिस्टम्स आज 30 साल बाद इधर पहुंची है, ठीक है। अब 30 साल की कितनी एफर्ट्स हैं। इसी तरह मेरी जो कंपनी की जर्नी है, इसी तरह आपकी जो जर्नी है, अर्जिश जो कुछ कर रहा है, अरसलान जो कुछ कर रहा है, हम उसको उस पर्सपेक्टिव में लोगों को सुनाएं कि ये जो है ना, वो कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस टेक्स अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो वो उसके बाद अब डेवजिंग वाले हैं, मतलब कोई भी कंपनी, इन्वोजोन को देख लें तो ये सब कंपनी 10-10 साल से लगी हुई हैं, उसके बाद 500 पे, अब आपको नंबर नज़र आ रहा है कि 500 पे पहुँच गए, तो रातों रात कोई भी नहीं पहुँचा। तो आई थिंक ये वॉइस जो है वो मिसिंग है। और उसमें ऐसे सक्सेस स्टोरी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 25 साल में लोगों को लगेगा 25 साल में इसने बना लिया, तो इसलिए मैंने पूरी तमीद बांधी है कि देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट गेट इन्वॉल्व व्हेन यू रीच टू अ पॉइंट, ठीक है। मेरे साथ अगर इसमें मेरा भाई ना होता तो शायद मैं आज इधर ना होता। मेरे साथ अगर मेरे पेरेंट्स उस तरह से वो ना होते। इसमें मैं एक और अगर आपको बताऊँ कि एक इसी तरह मेरे ख्याल में बड़ा रेलिवेंट एक बनेगी कि एक ना अली बाबा के ऊपर, और पब्लिकली वैसे मैं शेयर नहीं करता ये, लेकिन मैं चलें आज आपके उससे ही शेयर करता हूँ कि अली बाबा के ऊपर एक बकरों की ख़ास किस्म होती है, बोर बकरे, ठीक है। अब बोर की एक खासियत यह है कि वो 100-110 kg वेट उनका होता है, ठीक है। हमारी इधर आम बकरों का तकरीबन, और वो साउथ अफ्रीका की एक ब्रीड है, और साउथ अफ्रीका में भी तकरीबन ऐसा मौसम होता है तो वो इधर सस्टेनेबल है। मैंने अली बाबा पे, क्योंकि शौक होता है ना आपको, जब आप ग्रेजुएट करते हैं यार बिज़नेस करना है, लैंड क्रूज़र अभी लेनी है, मुझे भी यही शौक। अच्छा, मैं अब उस चक्कर में लग गया, तो मैंने उसकी रिसर्च की बोर बकरों की, तो वो पता लगा जी कि 8,000 रुपये में पड़ेगा। अब 8,000 रुपये में 100 किलो का बकरा, इसका मतलब 80 रुपये किलो। इधर आपको बिकता है 800 रुपये किलो। मैथ्स पहले ही अच्छी थी, तो मैथ्स का हिसाब वगैरह लगाया। ईद के करीब मैंने जो अली बाबा से बंदा लिया, उसको डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। अब नए बंदे ना, टूल्स का पता नहीं है भाई अली बाबा गारंटी जो देता है मनी बैक की, वो क्यों होती है। हमारे लोग कहते हैं कि यार नहीं पैसे बचा लो। भाई मैं भी आई एम ऑल्सो विक्टिम ऑफ दोज, ठीक है। लर्निंग के साथ आया कि नहीं इस तरह नहीं करना होता, कि अगर कोई टूल आपके, फॉर एग्जाम्पल आप लोग अपवर्क से जी अपवर्क 5% काट लेती है, 20% काट लेती हो, भाई जब बुरे वक्त में फंसोगे तो याद भी आएगा कि ना, वो पाकिस्तान में हमारी मेंटालिटी होती है वो तो चूना लगा रहे हैं, वो तो थुक लगा रहे हैं, भाई हाथ थुक नहीं लगा रहे हैं, वो किसी वजह से वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। वो उसको एक फीमेल थी, उसने मुझे अपना पासपोर्ट भेजा। अब उस टाइम मुझे क्या पता कि किस कंट्री का क्या पासपोर्ट होता है, वो भेजा, वो फेक था जो भी था, खैर उसने भेजा। अच्छा, मैंने डील उससे कर ली, पैसे पाकिस्तान से जा नहीं सकते थे, दुबई में एक दोस्त को फ़ोन करवाया, उसके थ्रू उसको पैसे भेजे। अब वो बंदी मुझे जो है वो, उसने मुझे दिखाया तस्वीरें बकरों की कि ये तुम्हारे बकरे हैं, उनके ऊपर ना वो टैग लगे होते, जो बाहर से आते हैं ना उनको टैग शैग लगे होते हैं, वो बकरे मुझे दिखा रही है, और मैं बड़ा खुश, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि जी मेरे 100 बकरे आ रहे हैं, तो जी अच्छा ईद है। मैंने एक दोस्त को सरगोदा फ़ोन किया, मैंने कहा जगह रख अपने पास ना, 50 बकरे तेरे पास लैंड कराऊंगा, ठीक है, तूने उधर से बेचने हैं। लोधरा मैंने जगह ढूंढना शुरू की, कुछ इस तरह के, यार बस इधर से ना शिपमेंट करूँगा, लोगों को रेट टू रेट बेचूंगा, बकरा ईद करीब है तो जी, और लैंड क्रूजर का हिसाब लगा रहा हूँ 3 करोड़ की आती है। अच्छा, तो मतलब मैं बता रहा हूँ ये हम सब ये सोचते हैं, ठीक है। इसको मैं इसलिए पब्लिकली बता रहा हूँ कि इट्स नॉट समथिंग कि ये होता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने इस तरह से जब वो किया कि अच्छा यार ये बकरा जो है, मतलब वो मुझे दिखा रही है कि ये तुम्हारी शिपमेंट है, इस पर तुम्हारी ये शिपमेंट आ रही है और ये फलां हो रहा है। तो वो जो शिपमेंट मतलब मैं ट्रैक कर रहा हूँ रोज़ बैठ के ना, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन देखा तो वो कराची की बजाय ना एक और तरफ मुड़ गई, ठीक है। तो उस दिन जाकर मुझे पता लगा कि मेरे साथ सारा फ्रॉड था, और ये मेरे महीने के जो एक वो थी ना, और सारा और रोया फलां। लेकिन उस दिन जो मेरे, मतलब ये बता रहा हूँ कि उस दिन जो मेरे फादर की वो थपकी थी, उन्होंने मुझे लगाया कि उमैर ये जो नुकसान है ना, इसने तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचाया, और इसने जो तुम्हें समझा दी है ना चीज़, ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी की लेसन है। तो उसके बाद से मुझे ये बात समझ आ गई कि देयर इज़ नो शॉर्टकट, ठीक है। मुझे लोग ट्रेडिंग की तरफ लेके जाते हैं सब, मैं कहता हूँ नहीं, मैंने करना है जो खुद अपनी कंट्रोल की चीज़ है ना, असल है एफर्ट वो। तो खैर ये बताने की जो रीज़न है कि हम सब इस तरह सोच रहे होते हैं, लेकिन चीज़ें इस तरह काम अनफॉर्चुनेटली नहीं करती। हमेशा बड़े रास्ते की तरफ जाना होता है।
मेरे साथ जो 2-3 सालों में कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि क्लाइंट चला भी गया, कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती है उस टाइम पे, फिर भी अल्लाह पाक ने सपोर्ट की, हम उठ गए, ठीक है। इसी तरह इससे पहले वाली जो जर्नीज की कि उसमें ओवरनाइट सक्सेस के ख्वाब भी देखे, वो टूटे, ठीक है। तो लेकिन जर्नी यही आपने लर्न करना है और लर्न करके आपने जर्नी यही है, ठीक है। देयर इज़ नो शॉर्टकट। तो इन्फ्लुएंसर्स को सुने, ठीक है, लेकिन वो लोग ज़्यादा उनको फॉलो करें कि जिनको उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं नज़र आता। लेकिन जो अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, उनके लिए क्लियर मैप, रोड मैप यही है कि 3 से 5 साल जॉब करें, डोंट कंसिडर इट एज अ स्लेवरी। राइट। मैं एक छोटी सी मैथ करता हूँ। अगर हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कल जो अनाउंसमेंट की है $50 बिलियन की, ज़ाहिर है हर पाकिस्तानी का ख्वाब है कि हमारी IT इंडस्ट्री $50 बिलियन पे जाए। मुझे पर्सनली अनरियलिस्टिक लगती है। वजह उसकी है कि मैं अगर इंडियन इकॉनमी को पाकिस्तानी इकॉनमी से कंपेयर करूँ तो 10 टाइम्स ज़्यादा है। मैं अगर उसके हिसाब से एक्सट्रापोलेट कर दूँ, मैं कहता हूँ यार वो $150 बिलियन ही कर रहे हैं, तो हमारे लिए रियलिस्टिक जो है वो $15 बिलियन है, वो भी लॉन्ग टर्म। और $15 बिलियन से फिर आप कहते हो कि यार मैं ठीक है, उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि मैं $15 बिलियन के बाद अगर मैंने बहुत अच्छा बेस्ट केस सिनारियो मैं उसको 2025 पे ले गया, वर्स्ट केस सिनारियो मैं उसको $5 बिलियन तक रख सका। आई थिंक जो कल एट द कॉन्फ्रेंस जो ऑन बप्पी साहब ने प्रेजेंटेशन दी थी, दैट आई रियली लाइक्ड। इट वाज वेरी फोकस्ड, इट हैड रियलिस्टिक टारगेट्स। उन्होंने आई बिलीव $3.5 बिलियन की बात की थी कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम शायद $3.5 बिलियन पे जाएँ, बाय 2025 आई थिंक कुछ रियलिस्टिकली जो देख रहे हैं वो $5 बिलियन को देख रहे हैं। $15 बिलियन का भी अगर मैं अकाउंटिंग लगाता हूँ तो वो रफली बनता है टोटल जो आपको चाहिए है ना, तकरीबन आपको 6 लाख रिसोर्स चाहिए हाई वैल्यू। हाई वैल्यू से मुराद मेरा ये है कि जो कि सिस्टम्स में काम कर सकता है। सिस्टम्स में कौन काम कर रहा है? सिस्टम्स में वो काम कर रहा है जो कि कोर एक हाई वैल्यू स्किल, चाहे वो डेटा कंसल्टिंग के अंदर हो, चाहे वो MLAI की स्पेस के अंदर हो, चाहे वो UI UX की स्पेस के अंदर हो। ये वो स्पेसेस हैं जहाँ पर आप किसी डायरेक्ट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो मुझे नंबर पता है सिस्टम्स का वो ये है कि $27,000 पर इंडिविजुअल वो रेवेन्यू पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं। $27,000 के हिसाब से मैंने एक अकाउंटिंग लगाई, और मैंने 27 के भी हिसाब से भी नहीं लगाई। आई थिंक मैंने इसको अभी यहाँ 27 के हिसाब से लगाई है। इसमें ये अप एंड डाउन भी हो सकती है। वो शायद अभी $12,000 हो, $15,000 हो। क्या आप एक बेसिकली $1,000 का मतलब क्या है? 1,80,000 आप क्लाइंट से चार्ज कर रहे हैं, और आप यहाँ पर अभी अपने एंट्री लेवल रिसोर्स 60, 70, 75, 1 लाख के बीच हायर कर लिया, और आप बड़े छोटे मार्जिन पे खेल रहे हैं। जिस केस में वो 6 लाख का नंबर शायद 1 मिलियन में पहुँच जाए। पाकिस्तान में जो एवरेज ग्रेजुएट निकल रहा है वो निकल रहा है 1 लाख। अगर वो सारा एम्प्लॉय होता है तो वो 10 साल लगेगा उसको पूरा करने में। नंबर कहता है कि यार 12%, बहुत अगर मैं लिबरल हो जाऊं तो 15% के ऊपर मेरा एम्प्लॉयबल है, बाकी 85% जो है ना वो बेसिकली वेस्ट हो रहा है। और वो जो रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं, हम बात जो करते हैं ना, मतलब $10,000 कमा लिए फ्रीलांसिंग से, ये यार 1 in 100 वाली नंबर है। एक्चुअल फ्रीलांसर इस वक्त बैठ के $300 से $500 बमुश्किल खा रहा है। $300 से $500 का मतलब ये कि सालाना रेवेन्यू उसका जो आ रहा है वो आ रहा है $6,000, $5,000। तो जब आप कहते हैं कि मैंने $15 अरब पे जाना है, तो मैं उसको बैक ट्रैक करूंगा। मैं बैक ट्रैक करके देखूंगा कि मुझे एक्चुअली सप्लाई साइड, डिमांड साइड तो यार मैं तो ख्वाब तो देख सकता हूँ कि दुनिया इधर चली गई। उस दिन मेरी एक साहब से बात हो रही थी, वो उस पर काम कर रहे हैं, माइक्रो चिप्स और माइक्रो प्रोसेसर्स के ऊपर, सिलिकॉन चिप्स के ऊपर एसेंशली काम कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान में पूरा प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। बड़ा मजे का, बड़ा एक्साइटिंग है, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैज़ अ $15 बिलियन अपॉर्चुनिटी। वही क्या कर रहे हैं, वो डिमांड साइड को देखकर आ रहे हैं। मेरा कॉन्स्टेंटली मैं स्टक ही इस चीज़ के ऊपर। लोग शायद कहें कि यार आप पॉडकास्ट पे बार बार इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। मैं तो इस वजह से बात कर रहा हूँ बिकॉज सप्लाई साइड इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। नाउ यू आर इन दिस स्पेस, यू हैव गॉटन 50 रिसोर्सेज, एंड उसमें टर्नओवर भी रहा होगा, तो मे बी यू हैव हैड एक्सपीरियंसेस विद लेट्स से 80-100 पीपल। हाउ डू यू गेट दैट 85%? आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द 15% हु इज एम्प्लॉयबल। वो तो लड़का खुद अपनी मर्जी से वो आपके पास आ जाएगा, वो किसी और के पास चला जाएगा, बड़ा आसान है। और वो होगा क्या, आपके पास आएगा, वो 1 लाख पे आएगा, उसको 3 महीने बाद सिस्टम उठाएगा 2 लाख के ऊपर, उसको 3 महीने बाद IBM उठाएगा 3 लाख के ऊपर, और वो रिटर्न। और आपको पता है कि 2020 के बाद मार्केट लिटरली यही रही है। ठीक है कि जिधर बंदा डेवलप हुआ नहीं, डबल ट्रिपल क्वाड्रपल, और मार्केट ख़राब हो गई, प्राइस वॉर चल रही है। हाउ डू यू गेट द 85% जिसमें हम सबको ये बात पता है? हम कह सकते हैं गवर्नमेंट बेहतर कर ले, यूनिवर्सिटियाँ बेहतर कर लें, भाई काम तो हमने करना है ना, बंदा तो हमें चाहिए। 85% को आप किस तरह से वर्कफोर्स के अंदर लेकर आएंगे? अगर मैं ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लूँ तो मुझे विदाउट एनी अदर थिंग मैं अगले 10 साल में कम से कम ये तो कह सकता हूँ कि $15 अरब तो मैं
IT से ले आऊँगा, और वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि टेक्सटाइल आपका जो है वो मुश्किल 15 से 18 अरब डॉलर लेकर आ रहा है, जो कि पाकिस्तान की सबसे पुरानी इस्टेब्लिश इंडस्ट्री है। मैं 10 साल में ये भी कर लूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी विन है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, एंड हाउ डू यू थिंक वी कैन एक्चुअली सॉल्व दैट 85% का अनएम्प्लॉयबिलिटी वाला प्रॉब्लम? देखिए, इसमें आई थिंक इस स्पेसिफिक चीज़ के लिए ना वी आर ऑन द राइट ट्रैक। इनिशियली जो है वो शायद पहले जो ज़्यादा फोकस था वो ये था कि इंडस्ट्री एकेडमिया गैप्स को कम किया जाए। अब इंडस्ट्री ने इस बात को समझ लिया है कि अगर इंडस्ट्री ने अपनी खुद को प्रीवेल करना है और उसने ग्रो करना है तो दे नीड टू ट्रेन द रिसोर्सेज देमसेल्फ। ठीक है। एक और जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं कि जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, इस तरह मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम है, दे आर वर्किंग अ लॉट ऑन ब्रिंगिंग दिस। फॉर एग्जांपल अभी 4000 लोगों का बूट कैंप PSCB के थ्रू रन हो रहा है। ठीक है, कि 4000 ग्रेजुएट्स को वो उठाएंगे और उनको मर्न के ऊपर और QA के ऊपर ट्रेन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये 4000 है जो समझ लेंगे इनिशियली गवर्नमेंट किसी लेवल फैसिलिटेशन नहीं करते, लेकिन 4000 का अब ये खुद बूट कैंप कर रहे हैं। तो इट्स वन बूट कैंप, लेकिन इसके बाद ये सीरीज चलना शुरू हो जाएगी। राइट। तो 4000 का अगर कोहॉर्ट वो 3 महीनों के अंदर 4,000 बंदों को भी ट्रेन करना शुरू करें तो आई थिंक कि वो इसको फुलफिल कर सकते हैं। दूसरी फिर एक और चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कॉन्फ्रेंस तो हमने जो भावलपुर में करवाई, तो उसकी वजह क्या थी? ठीक है, उसकी रीज़न भी ये थी कि हम लोगों को उधर का पोटेंशियल दिखाएं। ठीक है, अभी हो ये रहा है कि हमारी जो कंपनीज़ हैं, हमारा लड़ाई ही ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर है। ठीक है, तो हमें न्यू हॉरिजन्स जो हैं वो एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। तो उसमें जो ये जितनी भी अनटैप्ड मार्केट है, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ भावलपुर की बात करता हूँ या UP की बात करता हूँ, तो तकरीबन 10,000 CS का ग्रेड निकल रहा है। पूरे साउथ पंजाब के अंदर 40,000 का CS का ग्रेड निकल रहा है, और उसमें कोई आपको मेजर जो है कोई टेक कंपनी नज़र ही नहीं आएगी। सिस्टम्स मुल्तान तक आई है, लेकिन वो भी उतने मेजर लेवल स्केल पे नहीं आई। अभी कुछ कंपनीज भावलपुर भी जा रही हैं। तो होगा ये कि ये चीज़ें असल में इस तरह पॉसिबल होंगी कि जो उधर के रिसोर्सेज हैं, और ये एक चीज़ कि इंडस्ट्री ने इस बात को समझ लिया है कि वो अब HSC से बहुत ज़्यादा जंग अब नहीं कर सकती, करिकुलम चेंज नहीं हो सकता। वक्त के साथ साथ वो अपनी मतलब कोशिशें दोनों कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली इंडस्ट्री ने अब इस बात को ज़्यादा समझ लिया है कि ट्रेनिंग्स उन्हें करानी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कंपनी के जो बूट कैंप्स अब खुद रन कर रहा हूँ। राइट। क्योर MD अपने खुद रिसोर्स ट्रेन करती है, सिस्टम्स की अपनी ट्रेनिंग का एक मैकेनिज्म है। इन्वोजोन का इन्वोलर्न के नाम से स्टार्ट हुआ है। अब गेमिंग का आप इतना बड़ा देखें कि गेमिंग ने इन्होंने मिलके इसको बनाया एक पूरा गेम ट्रेन के नाम से एक। ठीक है, लाहौर की इंडस्ट्री में जो 5 या 6 बड़ी गेम्स की कंपनी, इन्होंने एक अलग से गेम ट्रेन का इनिशिएटिव बनाया। हर कंपनी ने पैसे डाले हैं तकरीबन, कोई कह लें कि 1-2 करोड़ पे। ठीक है, और उससे वो रिसोर्सेज को ट्रेन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यार आपस में क्यों लड़ना है। ठीक है, अब उसके थ्रू ट्रेन करते हैं, जिसको चाहिए रिसोर्स वो उठा लो। ठीक है, तो इवेंचुअली इसी तरह पॉसिबल होगा। अब ये नहीं पता कि कितने लेवल, मतलब 1 लाख 2 लाख लोगों को ट्रेन करना इज़ अ बिग जॉब। लेकिन it has to start somewhere. It has to start somewhere. सबसे पहली बात तो ये ना, आपके पास तो ट्रेनर ही नहीं है अभी। पहली वेव में तो सिर्फ जब 4000 बंदा किया, वो आज शायद 4000 है। वो 4000 बंदा 40,000 को 10 साल बाद कर सकता है, क्योंकि वो 4000 एग्जिस्ट करता है। अभी तो वो भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा अनफॉर्चुनेटली। तो ये एक चीज़ है कि उसमें, और जो एक मज़ेदार चीज़ उसमें ये है कि वो इंडस्ट्री लेड बूट कैंप्स है। कि फॉर एग्जांपल उसमें कंपनीज के जो लोग हैं वो ट्रेन करेंगे उन 4000 को। तो इससे ये श्योरिटी है कि वो जो 4000 लोग हैं वो उससे अपलिफ्ट होना शुरू होंगे। फिर आपने जैसा भी देखो कि कराची में PIAIC का एक जो इनिशिएटिव हुआ है, उसमें काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट लिया। तो आई थिंक कि ह्यूमन रिसोर्स की तरफ जा रहा है, और किसी ने अगर वैसे स्टार्टअप भी करना है तो वो ट्रेनिंग्स का कर ले। दिस इज अ राइट टाइम, क्योंकि उस पर हर बंदे का फोकस है। और उस पर सिर्फ मनी बैक गारंटी के साथ जो है वो उनको इट्स ईजी। मतलब आप कंपनीज करेंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है उनको ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिलता। कंपनीज हैं जो चार्ज करती हैं एक सैलरी रिसोर्सेज की। ठीक है, तो आप ट्रेन करके अगर वो मतलब इट्स अ बिग चंक, और जिसको कोई भी अगर स्टार्टअप करना चाहे ट्रेनिंग के ऊपर वो कर सकता है। लेकिन जो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि ये आई थिंक वी आर इन दैट पर्टिकुलर ट्रैक जिससे हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, कि जिसमें ये जो, और फिर एक और जो चीज़ है कि अभी अगर 4 बिलियन है, तो 4 बिलियन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो असल में मैं ये समझता हूँ कि वो शायद इससे डबल होगी, लोग पैसा लाते नहीं हैं। ठीक है, उसकी जो वजूहत वो यही है कि पाकिस्तानी एज अ कौम जो है वो डर जाती है जब भी कोई इस तरह की, फॉर एग्जांपल अभी हमारे साथ क्या हुआ कि टेक कंपनीज के ऊपर ये 1% भी लोडिंग वाली चीज़ आ गई आउट ऑफ नोवेयर। ठीक है, अब वो इतनी उसमें आई कि उसके अगेंस्ट साथ प्रॉमिस ये किया गया कि आपको ये वापस मिलेंगे, लेकिन FBR वॉज नॉट रेडी कि वो जो उसके लिए पोर्टल होगा जिससे कैशबैक मिलना है वापस, उसके लिए तैयार नहीं, लेकिन टैक्स लगाना शुरू कर दिया पहले से। तो वो एक ना थोड़ी सी रेस्टलेसनेस आती है लोगों के। और फिर चूंकि कंपनीज ऐसी हैं कि उन सब की बाहर प्रेजेंस है। ठीक है, तो वो फिर रिलक्टेंट हो जाते हैं, वो कहते हैं यार बाहर ही पड़ा रहा है, पैसे पर जितना ज़रूरत होगा उतना पाकिस्तान मंगवा लें। तो आई थिंक कि कुछ उधर से ये चीज़, जिस तरह से इनिशिएटिव्स पे गवर्नमेंट काम कर रही है, जैसे PSCB ने भी कैशबैक इंसेंटिव्स के ऊपर काम किया कि आप जितना पिछले साल से इस साल ग्रोथ ज़्यादा लेके आ रहे हैं
तो उतना ज़्यादा जो है वो आपको इन टर्म्स ऑफ कैश टिल मैक्सिमम 5% कैशबैक आपको मिलेगा। तो इस तरह की भी ला रहे हैं ताकि लोग अपना लाएं, और फिर उधर से गवर्नमेंट भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट अंडरस्टैंड कर रही है कि अगर ग्रो करना है तो आईटी को फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, नहीं देंगे तो आईटी चलेगी, ठीक है, ये नहीं होगा कि रुकेगी, लेकिन पैसा नहीं आएगा पाकिस्तान में, ठीक है, उसके इनको बहुत ज़्यादा मसले आएंगे। तो आई थिंक कि ये जो चीज़ें हैं जिस पे गवर्नमेंट भी समझ रही है और काम कर रही है, और इंडस्ट्री खुद से कह लें कि अपनी कोशिशें कर रही है, लेकिन साथ जो अच्छी चीज़ हो रही है वो जिसको कहते हैं सोने पे सुहागा, ये हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में मेजोरिटी, जैसे पीएससीबी अगर मैं उस्मान नासिर की बात करूं जो एमडी हैं, वो इंडस्ट्री से आए हुए हैं, राइट। इसी तरह मिनिस्ट्री के काफ़ी लोग इंडस्ट्री से आए हुए हैं। तो अब जो ये रिफॉर्म हो रही है इंडस्ट्री, जो हमारी मिनिस्ट्रीज भी हैं वो नुआंस के साथ हो रही हैं, वो इस चीज़ पे हो रही है। तो वो समझते हैं कि इंडस्ट्री के पेन्स क्या हैं। पहले होता ये था कि लोगों को इंडस्ट्री कब कुछ नहीं पता होता था कि इंडस्ट्री कैसे चलती है, वो ब्यूरोक्रेसी से आते थे, और वो उससे जब वो होता था तो वो एक बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस था। लेकिन अभी मैं ही समझता हूँ कि पीएससीबी के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के इनिशिएटिव्स हैं, और जैसे ओनम साहब की आपने खुद एग्जांपल दी कि ई कॉमर्स को वो लीड कर रहे हैं, तो वो लोग समझते हैं कि किस चीज़ की नीड है, और आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक कि हम उसको अचीव कर रहे हैं। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, आई heard that presentation, and in 3 months he was speaking better than a lot of corporate presentations that I've seen. Like उन्होंने बड़ा क्लियरली जाकर समझा है उसको, और वो जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रक्चर्स को ब्रेक डाउन किया हुआ था, जिस तरीके से प्राइसिंग को ब्रेक डाउन किया हुआ था, दैट वाज प्रीटी कूल। उस सेंस में तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड, लाइक आई एम डेफिनेटली वेरी वेरी एक्साइटेड। माई ओनली वो इज़ कि आई फील लाइक 2-3 साल ना हमने बहुत ज़्यादा बस, लाइक आई एम सॉर्ट ऑफ done with the whole youth population, you know, like I every time someone says 65% youth population, मेरा दिमाग थोड़ा सा रुक जाता है, because great, that's there and we all know it, what's the next step? And we really have to, this time around we don't have the opportunity to just कि आपने मंजन भेज दिया और आपने वो कर दिया, बिकॉज अगर आपने इस मंजन को एक्शनेबल कन्वर्ट नहीं किया तो यही 65% आपका सबसे बड़ा जो है ना वो मसला बन सकती है। एंड उसमें भी मैं बिल्कुल डेफिनेटली ये कहूँगा कि वो जो फ्रीलांसर्स हैं और जो वो जो सॉर्ट ऑफ समझ लेंगे टेक इवेंजलिस्ट्स बन गए, उनको मैं एक चीज़ का क्रेडिट ज़रूर दूंगा, और वो क्रेडिट ये है कि उन्होंने ना इस पूरी स्पेस को और इंडस्ट्री को सेक्सी कर दिया। 15 में मैं ग्रेजुएट किया था ना, और हमें पता था कि क्या बड़ी बला है और क्या ये निकाल सकती है, बट आप किसी लेफ्ट राइट को बोलते थे, वो कहता था तो पागल है भाई, एंग्रो जा, पीएनजी जा, यू नो, वो जब तक वो कॉर्पोरेट का कोर वो नहीं होता था। अब स्टार्टअप्स आर सेक्सी, वो पीएनजी वाला छोड़कर कह रहे हैं यार किसी तरह मैं किसी स्टार्टअप में घुस जाऊँ। तो वो उन्होंने एटलीस्ट ये कर दिए। द क्वेश्चन इज़ कि हाउ, उन्होंने स्टेप 1 कंप्लीट कर दिए, स्टेप 2 अब टेक्निकल बंदा आएगा, वो बंदा आएगा जिसने एक्चुअली आईटी के कोर के अंदर काम किया हुआ है। जाहिर है जो वर्डप्रेस डेवलपर है वो वर्डप्रेस डेवलपमेंट तक ही लेकर आएगा, उससे ऊपर लाना उसका काम है ही नहीं। उससे ऊपर लाना वो उससे एक स्टेप ऊपर वाला बंदा है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकली साउंड काम कर रहा है। उमेर भाई, एक चीज़, यू नो, वेर एट दी ऑलमोस्ट आई थिंक 1 hour 30 minutes तो हमने इसमें कर लिए हैं, और मैं अब इसको रैप अप भी करूँगा। आई हैव अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन एंड आई लव टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन अगेन लेटर ऑन सम टाइम एज वेल, बट एक सवाल मेरा जनरली होता है, वो तो मैं आपसे पूछूंगा ही पूछूंगा, बट उससे ज़्यादा स्पेसिफिक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years आप किस तरफ देख रहे हैं आईटी इंडस्ट्री ग्रो करते हुए, लाइक ये जो रियलिस्टिकली स्पीकिंग आपको क्या लग रहा है कि किस तरफ जाएगा मामला? मेरे ख्याल में देखें फ्यूचर पर्सनली तो मुझे बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है, लेकिन साथ साथ डार्क साइड ये कि अगर रिसोर्सेज जैसे आपने बताया कि अगर वो यूथ को मोबिलाइज ठीक ना किया गया तो ये हमारे लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम भी होगी। लेकिन अगर वो उसको ठीक ट्रेन कर लिया गया, उसको ठीक डायरेक्शन दिखा ली गई, कि फॉर एग्जांपल अभी जो हमारे पास जो मेजर कंटेंट मिसिंग है वो ये है कि आप जो कंपनीज़ की जो जर्नीज़ हैं उसके अराउंड कोई कंटेंट नहीं है। तो यूजुअली लोग या तो स्टार्ट भी कर लेते हैं तो उधर आके स्टक हैं, ठीक है, या उससे पहले ये कि वो स्टार्ट भी नहीं कर पाते, वो बस इंडिविजुअल फ्रीलांसिंग में रह जाते हैं। तो एक तो इसके अराउंड अगर काम हम लोग मिल के कर लें किसी भी तरह कि जिस तरह का वो कंटेंट हम लोगों को SCCP के मामलात से लेके, और क्योंकि मेरी जो कंपनी है देखें वो FBR में भी रजिस्टर्ड है, SCCP में भी है, PSCB में भी है, पाशा में भी है। तो आई थिंक चीज़ें इतनी मुश्किल है नहीं जितनी दिखाई जाती हैं। हमारी यूथ जो है या हमारे जो लोग हैं वो डर जाते हैं कि यार पता नहीं क्या मामलात होंगे, क्या होगा। चीज़ें आसान है, ठीक है। आई थिंक कि जो हमारी गवर्नमेंट भी थोड़ा सा लैग कर गई है, और जो हम लोग भी कि वो अवेयरनेस के जो सेशंस हैं लोगों तक वो नहीं पहुँचे। तो आई थिंक कि अगर गवर्नमेंट एक तो उस चीज़ पे काम कर ले, दूसरा है कि रिसोर्स को ठीक लेवल पे ट्रेन कर ले, और रिसोर्सेज को भी ये रियलाइजेशन आ जाए कि एक लंबा जर्नी है, लंबी जर्नी के बाद जब आप कंपनीज़ भी बना लें, आप फ्रीलांसिंग भी कर लें, तो उसकी वर्थ डिफरेंट है कि आप वैसे करेंगे $5 की, लेकिन आप 3 साल का रगड़ा खा के इंडस्ट्री का, उसके बाद जब $50 पे वही चीज़ बेचेंगे तो वो आपके 3 साल की एक एफर्ट के भी आपको पैसे मिल रहे हैं, और जो आप 3 साल फ्रीलांसिंग करेंगे उससे ज़्यादा आपको उससे एडवांटेज मिलेगा। दूसरा एक ये कि एक इकोसिस्टम होता है, उसमें हर बंदा इज़ नॉट एन ए प्लेयर,
हर बंदा एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता। कुछ लोग होते हैं जो कंपनीज़ को बनाते हैं, ठीक है। अब अगर सिस्टम्स की मैं एग्जांपल लेता हूँ तो सिस्टम्स के जो चेयरमैन हैं उनको शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, एजाज साहब, ठीक है। आसिफ पीर को जान, लेकिन आसिफ पीर तो बाद में एज अ CEO ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है। इज़ नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ सिस्टम्स उस तरह से। तो वो आके उन्होंने, तो लोग आते जाते रहते हैं जो उसी ड्राइविंग फोर्स के साथ, इसी तरह आप गवर्नमेंट लेवल पे अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कंट्रीब्यूट करते हैं इकोसिस्टम में। हमें, मुझे लगता है कि हमें उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको भी एक्नॉलेज करना चाहिए, ताकि वो भी सक्सेस स्टोरीज बने। अभी हमने जो सक्सेस स्टोरीज या पैसे वाले को बना दिया है या कितनी फंडिंग लाया है, ठीक है। अब उसके अंदर जितने भी पिलर्स होते हैं, आई थिंक कि हमें जब उनको हम एक्नॉलेज करना शुरू करेंगे तो हमारी यूथ का फोकस उस तरफ भी जाएगा कि यार अगर हम ड्राइवर नहीं भी हैं तो एटलीस्ट हम पैसेंजर सीट पे अगर बैठ भी रहे हैं तो हमारा भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है इस सिस्टम के अंदर। और वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉग है उस मशीन के अंदर, उनके बगैर नहीं हो सकता, नहीं चल सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो चीज़ अगर दिखा लें, और दूसरा ये कि रिसोर्सेज को ठीक ट्रेन कर लें, तो आई थिंक के 5-10 साल जो है नेक्स्ट, वो इससे हम डबल ग्रोथ तो ज़रूर कर सकते हैं। ज़बरदस्त। एंड अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करूं और मैं आपसे पूछूं कि 2050 का पाकिस्तान आप कैसे देख रहे हैं, नॉट जस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द IT इंडस्ट्री बट ऑल्सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ you started from Lodhra, went to Lahore, you're now looking at, not only are you traveling locally, you're traveling internationally as well, you're also looking at expanding towards South Punjab and sort of giving back to the community that essentially made you. आपको सीइंग ऑल ऑफ दिस ग्रोइंग, आपने अपनी ग्रोथ जिस तरह से हुई, पाकिस्तान को आपने बदलते जिस तरह से देखा, 30 साल बाद का पाकिस्तान आप कैसा देख रहे हैं? आई थिंक कि बड़ा एक मैं तो इसको मतलब अच्छे उसमें देख रहा हूँ कि क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो अब हमारी यूथ है, ठीक है, उसमें मेजॉरिटी जो लोग कुछ बने हैं ना, वो ज़्यादा एक पेन से बने हैं, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी जर्नी में बताता हूँ तो हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया। बहुत सारे ऐसे लोगों की जर्नीज आपको मिलेंगी उन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया। तो कल को उस टाइम पे हम लोग शायद उस एज में होंगे जिधर हमारे पास वो शायद पावर्स होंगी कि हम चीज़ों को गवर्न कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक कि हमारा जो एक पेन होगा टूवर्ड्स द कंट्री, टूवर्ड्स, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मतलब अभी एक जनरेशन आई, ठीक है, उस जनरेशन ने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन चूँकि उसके बाद हम लोग जो IT की फील्ड को समझते हैं, हम लोग जिस तरह से एडवांसमेंट्स को समझते हैं, तो आई थिंक कि उसके थ्रू ही हम स्पीडी ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। और उससे मतलब हमारे बाद वाली जो जनरेशन होगी, हम उसकी अडोप्टेबिलिटी और हमारी अडोप्टेबिलिटी कम से कम मिलती होगी। हमारे अगर आप बड़ों को देखते हैं, उसके बाद जब हमारी जनरेशन आई है, वो बहुत सिग्निफिकेंट गैप है। सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन की यूजिबिलिटी ने इतना डाल दिया, लेकिन इससे आगे एडवांसमेंट्स इतनी ज़्यादा वो नहीं होंगी, जो मुझे लगता है कि इतनी ड्रास्टिकली इन 30 सालों में उतनी चेंजेस नहीं आ सकेंगी जितनी इन 30 सालों में आई है। तो आई थिंक कि कल को हम जब लीडर्स होंगे, ठीक है, तो हमारी सोच डिफरेंट है। और हम में से मेजॉरिटी लोग, मेरे ख्याल में जो मुझे एक वाइब्स आती हैं जिन मैं हर सूबे के लोगों से मिला हूँ, कि हमारे अंदर वो नस्ल परस्ती नहीं है, हमारे अंदर वो लसानियत वाली चीज़ें नहीं है। हम कराची वाले को भी अपना भाई समझते हैं, हम पेशावर वाले को भी अपना भाई समझते हैं, हम साउथ वाले को भी अपना भाई समझते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम मिल के करें। पहले अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसने हमें डिवाइड किया, लेकिन आई थिंक कि जो ये एक जनरेशन है, जो हमारी ये जनरेशन है, और टेक की स्पेसिफिकली, आई थिंक कि हमारे अंदर बहुत ही, आपने कोई रेयर सुना होगा कि हमारे अंदर कोई इस तरह की कभी चीज़ आई हो। हम काम को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप अच्छा काम करते हैं, आपने मुझे इसलिए बुलाया कि मैं कुछ अच्छा काम करूँ। तो हम तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट ही सिर्फ काम की वजह से करते हैं। तो आई थिंक कि कल को अगर हम किसी ड्राइविंग सीट्स पे होंगे, या हम बेशक ना हो, लेकिन हमारी जो यूथ है, आई थिंक कि उसकी सोच, क्योंकि वो पढ़ भी रहा है, उसके पास एजुकेशन भी है, तो वो कम से कम जो मेजर जो चीज़ें थी जिसने हमें पीछे पुश किया, वो नॉन मैरिड था, वो इस तरह के हमारे लसानियत वाली चीज़ें थी, एक दूसरे को मतलब डिग्रेड करना। आई थिंक जब हम उससे जान छूट जाएगी, तो आई थिंक ये चीज़ें जो अगले 30 सालों में बहुत ही डिफरेंट होंगी rather than जो पिछले 30 सालों में हुई थी। Right. Umair bhai, thank you so much for coming in and sharing all the insight. I mean, I knew your story, but not on this depth, and mashallah say what you've achieved is just incredible. And it's just, I feel like it's just the very start. I'd love to have this conversation again. वैसे तो मैं अभी recent times maybe, but I'd love to see you in 20 years when inshallah you're a billionaire with a with have really culminated the vision that you have. जो आपकी मुझे सबसे मज़ेदार बात लगी, वो जो growth mentality है, the way that you're doing. I'd love to meet your father someday, to be very honest, because I talked to your brother as well yesterday, and both of you have, there's a certain level of ethics and morality in all of your work that is incredibly rare in Pakistani society. And I'd love to meet the man who raised you and talk to him as well one day. Sir, thank you so much for being part of the show. Thank you.
एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई हो, अपने दोस्तों यार के साथ जरूर शेयर करिएगा. अगर आप किसी बात से एग्री या डिसएग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं. व्हाट आर योर थॉट्स? इफ यूड लाइक टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन अगेन विद उमैर, व्हाट डू यू थिंक वी शुड टॉक अबाउट? लेट्स नो इन द कमेंट सेक्शन अगेन. हमने TBT क्लिप्स का एक चैनल स्टार्ट किया. इट्स फॉर शॉर्ट्स, फॉर पीपल हु कांट sit through long conversations. You can check that out. Link is down below and somewhere appearing here as well. इसी के साथ साथ हमने पाकिस्तान पिवट एक नई पॉडकास्ट स्टार्ट किया. वी टॉक टू डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड थिंक टैंकर्स, जस्ट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द थॉट बिहाइंड पॉलिसीज़ क्या हैं जो मेजर पाकिस्तान में आ रही हैं. टू गिव अस बेटर कॉन्टेक्स्ट, यू कैन चेक दैट आउट एज वेल. बट एनीवेज, फेसबुक वाले TBT कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं. यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबा सकते हैं. एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म वाले सब्सक्राइब कर सकते हैं. आने वाली एपिसोड्स का आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. ईजी पैसा जायज़ कैश यहाँ पर कहीं पर आ रहा है. यू कैन सपोर्ट द चैनल इफ यूड लाइक. वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम ₹1 to as much as you'd like. It's a thought that counts. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.